दोस्तों नमस्कार, मैं सोमनाथ भारती आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो पॉडकास्ट इन्होंने मेरा रिकॉर्ड किया है, उसमें कई ऐसी चीज़ें मैंने पहली बार बोला है। कई सारे मेरे दोस्त हैं, कई सारे मेरे चाहने वाले हैं जो इन बातों को समझ के मुझे और समझ पाएंगे कि मैं किस काम के लिए बना हूं। आप ज़रूर सुनिएगा ये पॉडकास्ट और जानिएगा कई ऐसे मेरे जीवन के हिस्से के बारे में जो अभी तक किसी को नहीं बताया। नवंबर साल 2012 में एक पार्टी बनती है। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा जाता है। आम इसलिए क्योंकि कहा गया कि ये आम लोगों की पार्टी है, लेकिन ये पार्टी आम लोगों के लिए तो बनी, पर आम नहीं, खास लोगों से बनी। खास से मतलब पढ़े लिखे लोगों से। राजनीति में भले ही कम जानते हों, पर लोगों की समस्याएं ज़्यादा जानते थे। देखते ही देखते इस पार्टी ने एक कीर्तिमान बनाया। कीर्तिमान बनने से पहले वो जनता के बीच उतरी, जनता का भरोसा जीता और धीरे धीरे ये कीर्तिमान गया। कीर्तिमान क्या? कीर्तिमान बना देश में सबसे तेज बढ़ने वाली और सबसे तेजी से बढ़ते हुए बेहद ही कम समय में एक नेशनल पार्टी बनने का कीर्तिमान। एक कीर्तिमान और बना, देश की राजधानी दिल्ली में राज्य में सरकार बनी। एक कीर्तिमान और बना, बेहद कम समय में पंजाब में भी सरकार बनी। पंजाब के साथ जब देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा की सरकार बनी और इस सरकार के कई सदस्य हुए, मतलब विधानसभा के सदस्य हुए। इन्हीं सदस्यों में से एक शख्सियत ऐसी रही जो साल 2013 से इस पार्टी से जुड़ी, विधानसभा सदस्य बने, मंत्री पद भी संभाली और पार्टी के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी। लड़ाइयाँ कैसी? लड़ाइयाँ क्योंकि इनका पेशा भी रहा, और वो कैसी? वो ऐसी कि वो न्याय और अधिकारों की लड़ाई थी। बात पेशे की हुई तो पेशे पर आते हैं। पेशा है वकालत का। वकालत वो भी दिल्ली के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का। न्याय और अधिकार की लड़ाइयाँ जब चलती रहीं तो पद भी मिले। पद कैसा मिला? पद मिला अध्यक्षता का। अध्यक्षता किसकी? अध्यक्षता विशेषाधिकार की एक समिति की। अब राजनीति में आए तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगने ही हैं। आरोप हैं तो सवाल भी हैं, सवाल हैं तो उनके जवाब भी हैं, और इन्हीं सवालों और जवाबों को आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ आज बैठे हैं सोमनाथ भारती जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमें वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। तो सर, हम अपना एक सेगमेंट शुरू करते हैं जो कि आपके रियल टाइम क्वेश्चन से बिल्कुल बेस्ड है। मैं चाहता हूं कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं, वो सब ने देखा है, लेकिन आप एक पर्सन क्या हैं इसके बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। तो बिल्कुल सबसे पहला और एकदम रैंडम सा सवाल, और मैं आपका बिल्कुल एकदम रैंडम सा जवाब मांगूंगा। आप काम बहुत करते हैं, दौड़ भाग एक राजनेता होने के नाते बहुत होती है, पर आप लोग चिल करने के लिए करते क्या हैं? चिल करने के लिए हम विपस्सना ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं, हम बच्चों के साथ खेलते हैं। और देखिए क्या है ना कि मेरा एक जो यात्रा रही है अभी तक, बचपन से लेकर राजनीतिक तो अभी शुरू हुई 2010 में अरविंद जी के साथ, एक बहुत मतलब एक तरह से कह दीजिए कि समस्याओं का समाधान अगर ना कर रहे हों तो शांति नहीं मिलती है। अच्छा। तो बेसिकली काम ही एक तरह से मेरे चिल होने का भी तरीका निकल गया है। सर, ये तो बिल्कुल नपात वाला सा जवाब हो गया। पर्सनल लाइफ में चिल आप कैसे करते होंगे? गाने सुनते हैं? गाड़ी में भी कौन सा गाना सुनते हुए हैं? गाने भी गाते हैं। अरे वाह, क्या बात है सर। तो वो आखिरी गाना जो आप गाड़ी में सुनते हुए यहाँ हमारे ऑफिस तक आए हो? जिंदगी का सफर ये कैसा सफर। तो ये बहुत, चूंकि वो उस जमाने गाने हम लोग गाते रहे हैं और सुनते भी रहे हैं। तो अभी नया गाना अभी जब मुझे गाड़ी में आ रहा तो मुझे किसी ने कहा कि सोमनाथ जी आप गाते हैं तो एक बार गा के बताइए। बिल्कुल। तो हमने सब कुछ सीखा, हमने न सीखी होशियारी। हाँ, तो ये जो गाना हमने गाया, तो पॉसिबली क्या है कि एक जो सिंप्लिसिटी रही है मेरे जिंदगी में, और मैं किसी के जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं करता, किसी के विरोध में नहीं सोचता, किसी को गिराने का नहीं सोचता। मैं चाहता हूँ, आप सुन के हैरान रहेंगे कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैंने कहा भी मेरा, किसी ने पूछा मेरा ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्टिव एज विधायक रहेगा कि मेरे क्षेत्र के हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाऊँ। क्या बात है।
तो उसमें गाना भी शामिल है, उसमें आई वाज इन ड्रामा ऑल्सो फॉर क्वाइट सम टाइम इन द कॉलेज, ड्रामा भी तो किया अभी है। भी कुछ सीन्स होते हैं स्किट घर में, ऐसा होता है आज? वो तो अब बच्चों के साथ थोड़ी बच्चों एक्टिंग के कर ली। साथ थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। मूवीज, अब ड्रामा की बात हुई तो मूवीज भी देखते हैं, समय मिलता है देखने का? हाँ, चूंकि मेरे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वो भी चूंकि काफ़ी मूवीज़ वो भी देखते थे, अच्छा, तो हम लोग को साथ ले जाया करते थे, हम भी देखते हैं। किस तरह की सर के मूवीज साथ आप मूवी लोग देख साथ लेते हैं। देखा करते हैं? जैसे वो अक्सर ना, चूंकि उनका एक टेस्ट रहा है, तो बी एच कुलीग्स, जहाँ जैसे वो अभी आया था ना एक पहाड़ वाला जो पिक्चर वो आई थी, मांझी मांझी द हमने माउंटेन देखा। मैन। जी। मेरी बचपन से एक तरीका से मैं कह सकता हूँ कि हर मूवी में कुछ ना कुछ निकालने का प्रयत्न करता हूँ, वैसे क्या मैसेज मिल रहा है। एंड सिंस माई चाइल्डहुड, नॉट टुडे, कि इस मूवी से, जैसे वो एक था बहुत पुरानी मूवी क्रांति, याद होगा, राजकुमार वाली, जी। तो हम बड़ा उसका देख करके बड़ा फैन हुआ करते थे तब। तो जो पैट्रियोटिज्म वाली मूवी हैं, जो बड़े करेज वाली मूवीज हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम मूवी देखा करते थे। जी। आपकी जो ये साईफाई मूवी है मैट्रिक्स, वन फ्री ओवर कुकूज नेस्ट, इंग्लिश की जो पुरानी मूवीज जी। हैं, तो अब ये मतलब कोई स्पेशली कोई रिलैक्सेशन का काम ही रिलैक्सेशन है, ये सब मतलब चीज रिलैक्सेशन है। आपके दो जवाबों से मुझे इतना पता चल गया, अगर मैं आपके बारे में नहीं भी जानता हूँ, जिस तरह से आपने, फिलहाल अब चिल करने के लिए हम कॉफ़ी भी लेते हैं, तो जिस तरह से आपने जवाब दिया ना, बिल्कुल नपा-तोला सा, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था कि इन जवाबों में कोई एक शख्स है जो एक हाइलाइटर लिए किसी पन्ने पर लाइन खींच रहा है, जो कि एक वकील है, साथ में वो मूवीज़ में भी कुछ अलग चीज़ें ढूंढ रहा है, जो कि एक आईटीएन करता है यूजुअली। तो आपकी दोनों चीज़ मुझे आपके जवाबों में दिख गई। आगे बढ़ते, तीसरी चीज़ ये है कि आपने राजनीति की भी बात की कि आप अपने नेता के साथ मिलते हैं, तो मूवीज़ देखते हैं। नेता की तो बात ठीक है, खाली मूवीज नहीं देखते, नहीं, चिल मोमेंट की बात ले जाते हैं तो लेकिन देख लेते हैं साथ में। लेकिन जब जो पॉलिटिशियंस होते हैं, खास करके विपक्ष के लोग मिल गए, मैं आऊँगा विपक्ष पे भी, पहले पक्ष की बात करता हूँ। पक्ष के लोग मिल गए, कोई मुद्दा नहीं है, कोई खास अभी चर्चा नहीं है, तो वो करते क्या है साथ में? देखिए, वंस पॉलिटिशियन फॉर एवर ए पॉलिटिशियन, जी। तो उसके दिमाग से ये फितूर उतरता नहीं है। अच्छा। और ख़ास करके मेरे जैसे लोगों के साथ क्या होता है कि वो, मैं ऐसा पिला हुआ हूँ, घुसा हुआ हूँ जनता की समस्याओं के समाधान में, कि मेरी वाइफ भी कहती है कि तुम रात को 3 बजे भी तुमको ये सूझ रहा है कि भाई मुझे याद है कि जब वो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे झारखंड के, हेमंत सोरेन साहब, आपको याद होगा कोरोना काल में बहुत मुसीबतें थी जी, तो झारखंड से बड़े सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं जी, चूंकि आप बिहार से हैं, तो रात को 3 बजे जी एक ट्वीट आ गया। अच्छा। और मैं रात को ही लग गया वो सारे उनके जो लोग झारखंड के थे उनको ढूंढने में, और वाइफ तो मेरी परेशान हो गई कि तुम रात को 3 बजे से काम करने में लग गए हो, ढूंढ करके माना मैं। तो काम ही काम, समस्या समाधान। बट चूंकि आपने पूछा वो सवाल तो मैं बता दूं आपको। अब ये मतलब बेसिकली हम लोगों के लिए, हम कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं है। अब ठीक है कि 10 साल 12 साल हो गया हम लोग को इसमें, तो हमारा दिमाग नहीं चलता भी किसको गिराएं किसको फंसाएं। हमारा दिमाग चलता है कौन सा समस्या का समाधान बेटर हो सकता है, भाई क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार जनता की समस्याएं फास्ट हो सकती हैं। चूँकि IIT का हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि भाई कौन कौन टेक्नोलॉजी आए, जैसे मान लीजिए रोड्स भी हैं। अब जो काली रोड है और पानी का दो दुश्मनी है, तो मैं ढूंढता रहता हूँ भाई कौन सी टेक्नोलॉजी का काली रोड बनाए जिससे कि हमारी काली रोड टिक जाए बारिश में भी। तो ये बातें मतलब वो फ्री मोमेंट में भी चलती रहती हैं। मतलब क्या आप जैसे मजाक क्या वो, हाँ कुछ बातचीत हो जाती है भाई, तो मतलब वो मजाक उन कमरों तक ही रहता है, बाहर नहीं आना चाहता। वो ठीक है, चलता रहता है। ऑपोजिशन से अगर कभी मुलाकात होती है, किसी विपक्ष के नेता से मुलाकात होती है, तो कुछ ऐसा होता है क्या, खुन्नस आती है कि अरे तुमने तो मेरे बारे में अभी ये कहा, मिल तुझे बताता हूँ, या तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा कुछ? मुझे याद है कि जब मैं एक बीजेपी के नेता से मैं मिला तो मैं बोल रहा था कुछ, वो हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो मैं कुछ बोलने लगा तो बोले सोमनाथ जी, ना तो अभी चैनल यहाँ पर है, ना तो किसी अखबार को आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे भैया हो गया। हम बोले मेरा मुसीबत क्या है यार कि मैं हो नहीं सकता ऐसा। मैं वंस, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि आई एम लाइक अ सी वाटर, वंस अ सॉल्टी फॉर एवर अ सॉल्टी, जहाँ यहाँ टेस्ट करोगे मैं सॉल्टी निकलूंगा। तो
मेरी मुसीबत ये रही है कि भाई वो रिलैक्सेशन वाली पीरियड नहीं आ पाती है। तो मैं देखता हूँ कि भैया जो आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार की मुसीबतें जनता झेलती है, आप मेरे साथ एक दिन बता लेंगे, आई रन अ प्रोग्राम कॉल्ड स्पेंड अ डे विद एमएलए, यू वुड सी the kind of problem which I face every day when I see my people, the kind of problem which they come up with, whether it be illnesses, whether it be education, whether it be poverty, whether it be treatment, तो आप रिलैक्सेशन तब करें ना चूंकि परिवार का हिस्सा है वो मेरा। भाई मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे और मेरी माता ही परिवार का हिस्सा नहीं है। सो मैंने मान लिया पहले दिन ही, मेरी वाइफ को बोल दिया था कि भैया देखो परिवार का हिस्सा मेरा पूरी विधानसभा है, और अगर दिल्ली की जिम्मेदारी केजरीवाल साहब ने मंत्री के रूप में दिया तो पूरी दिल्ली हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो कहें, परिवार को तो लगता है कि भैया तुम कहाँ 24 घंटे इसमें मोहल्ला सभा चलाते रहते हो, हमको तो देखते तक नहीं हो। लेकिन मैं ये देख पाता हूँ कि जब आपने परिवार कह दिया, मान लिया, तो उसको रिश्ता को निभाना पड़ेगा। तो अगर मेरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति रोटी ना खाए, तो अगर मेरे मन में पीड़ा ना हो तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर मेरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति बीमार हो, इलाज की तलाश में हो, और मेरे मन में पीड़ा नहीं हो, तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं उनका नेता नहीं हूँ। मैं परिवार, फिर भी वो पारिवारिक रिश्ता कहना सिर्फ शब्दों में हो जाएगा। इसलिए आपने बात ठीक कही, शायद अब ध्यान दूंगा मैं कुछ करना चाहिए ऐसा लेकिन अभी तक तो मैं थोड़ा सीरियस वाला पॉलिटिक्स ही करता हूँ, सीरियस ही रहता हूँ। अच्छा, आपने अभी बताया कि जिस तरह से आपका पूरा एक नर्चर हुआ, उसमें आपने बिल्कुल भी मतलब अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन कभी लगा ऐसे, क्योंकि एक स्टूडेंट को लगता है कि अगर वो आईटी में पढ़ रहा है, पढ़ने वाले, मैं आज के सोमनाथ भारती की बात नहीं करूंगा, मैं उस सोमनाथ भारती की बात करूंगा जो दिल्ली आईटी में पढ़ रहे हैं। ड्रीम होता है यार ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, वो ड्रीम वकालत में आके फिर बदला होगा किसी बड़े वकील को देख के कि यार ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर बदला होगा कि यार नहीं ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। अभी क्या लगता है कि यार ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, ये ज़िंदगी है? नहीं, वो शुरू से ही ऐसा रहा हूँ मैं। इनफैक्ट जब मैं आईआईटी कंप्लीट कर लिया तो मेरे दोस्तों ने तो सबने फॉरेन की तरफ कदम रख लिया, कोई अमेरिका चले गए, कोई कहीं चले गए। आई ऑप्टेड टू बी इन द कंट्री, एंड मुझे चूँकि फादर से काफ़ी, मेरे फादर भी काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी कह सकते हैं हम उनको। तो वो एक तो सन्यासी थे, वो स्पिरिचुअल वॉन्डरर, और उनकी बड़ी गहरी पकड़ थी पॉलिटिक्स के ऊपर। तो आई हैव कॉरेस्पॉन्डेंसेज फ्रॉम हिज साइड टू नेहरू जी, चिट्ठी लिखी है बाकायदा 1962 में कि चाइना से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, क्या मतलब। आई वॉज सो प्रिविलेज्ड, एंड ही इज़ द वन हु सेंट मी टू द पार्लियामेंट व्हेन आई वाज पॉसिबली 7 years, विजिटर्स गैलरी में बैठा के आगे कि तुम देख के आओ। तो वो जो मुझे मिला है विरासत में, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट गया था। आई एम पॉसिबली वन ऑफ वेरी रेयर एडवोकेट्स जिसने कि इंटर्नशिप नहीं किया कहीं। हम सीधे फर्स्ट जनरेशन होते हुए भी, हाँ, सीधे पहुंच गए। फिर प्रशांत भूषण जी से वहाँ मुलाकात हुई, फिर बहुत कुछ चला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति विरासत में नहीं मिली, लेकिन राजनीति की समझ विरासत में मिली। समझ राजनीतिक, जो लोग राजनीति कहते हैं, वो समझ मेरे पास नहीं है। मतलब किसी को तोड़ो, किसी को निराश करो, किसी का नुकसान कर दो, वो नहीं है। सीधा सीधा बात करो। तो आप मानते हैं राजनीति के 2 पहलू होते हैं, एक जो सच्चाई है और एक जो होता है? हाँ, बेसिकली क्या है कि अब ये चीज़ें तो आप हम लोग सीखे धीरे धीरे करके कि भाई उतना ही किसी को डोज दो जितना वो सह सकता है। आप सब कुछ नहीं, किसी को मत सोचो कि भाई सबको सब कुछ पता है। तो इस प्रकार से, और मुझे आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ा थोड़ा रोमांचक हो रहा हूँ मैं। मुझे याद है जब हम पहली बार हम कोर्ट में अपेयर हुए, और उसके बाद काफ़ी सारे बहुत कुछ देखा हमने, खुद PIL के जरिए हमने बहुत सारे इशूज़ उठाए। तो एक दिन मुझे याद है कि जब मैं कोर्ट में था और उसी से ये सारी बातें निकली कि जज साहब ने कहा कि मिस्टर भारती, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर कैन नॉट बी गिवन टू यू थ्रू अ कोर्ट, you need to go to the parliament or assembly, you got to get into the legislative process. So that was the time जब हम डिसाइड किए कि भाई चलो पार्टियों से बात करें। हम बात करने गए तो दोनों पार्टियों में मुझे पैसे की, वो बोले कितना पैसा, हम बोले भाई पैसा तो है नहीं मेरे पास। हम बोले हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, हम IITian हैं, हम फॉरेन नहीं गए, हम यहीं रह करके देश की सेवा करना चाहते हैं। अब जब जज साहब ने कह दिया है तो मैं आपके पास आऊँगी, पॉलिटिक्स में जाएंगे तभी तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जाएंगे। तो जब पैसे की डिमांड उठी तो हमने फिर वहाँ से कन्नी काट लिया, लेकिन मन में इच्छा बनी रही कि हमको पॉलिटिक्स में जाना है। आप 2010 का समय था जब माननीय केजरीवाल साहब
वो जो CWG स्कैम हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो वो पैन IIT का कॉन्फ्रेंस था नोएडा में, और साहब हमारे केजरीवाल साहब वहाँ स्टेज पे थे और हम नीचे थे। तो केजरीवाल जी कह रहे थे अपने भाषण में कि कुछ नहीं होगा CWG स्कैम में, बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों को खा जाएंगी और वो बच जाएंगी। मैं नीचे नीचे बैठा, बोला अरे ये आदमी मिल जाए तो मज़ा आ जाए काम करने में। आप मानेंगे, इस इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग थी, प्रबल थी। सवेरे मैंने किया इच्छा, और शाम को केजरीवाल जी अपने वो वैगन आर जो था पुराने वाले, उसको चलाते चलाते कोई चला के लाया होगा उनको, हम और ऊपर आ गए, मेरे घर पहुंच गए, मालवीय नगर। और हमको बोले कि सोमनाथ जी आपका नाम सुना है, क्योंकि वो मैं एक केस किया था पीछे विक्रम बुद्धि का, वो बड़ा फेमस, आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो उस केस के चक्कर में उनको मेरी जानकारी थी, तो आए, उन्होंने कहा मुझे कि आप लड़ो मेरे लिए, CWG गेम जो केस था, जो स्कैम केस था। मैंने सर को तभी कहा कि सर ऐसा है कि केस वेस तो मैं लड़ ही दूंगा आपका, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आओ। तो बोले सोमनाथ जी हमारा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी पॉलिटिक्स, यू जस्ट हेल्प मी विद दिस केस। तो मैंने कहा सर आप कितना भी प्रयास कर लें, जन लोकपाल बिल या कोई ऐसा लेजिस्लेशन कोई भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन नहीं साइन करेगा जो उसके लिए डेथ ट्रैप हो। ओके, तो उस वक्त नहीं माने, बट हमारी दोस्ती यारी शुरू हो गई, हमारा संबंध उनसे शुरू हो गया। तो फिर वो लगातार मैं उनका वकील रहा शुरू में, काफ़ी कोर्टों में, अब तो बहुत सारे वकील हो गए। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा शुरू हुई। फिर वो जब चुनाव हुआ, जो पहला चुनाव हुआ, जब पार्टी बनी, हम तो साथ रहे। देखो हमारा तो जीना मरना उनके साथ है, जहाँ केजरीवाल जी वहाँ पे हैं, चाहे कुछ भी कोई कहता रहे, लेकिन हमारा जो कहते हैं अंदरूनी संबंध है हमारा, मतलब इधर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। व्हेन आई लुक एट हिम आई फाइंड, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, तो दैट्स व्हाट रिलेशनशिप। हम उस संबंध पे भी आएंगे, लेकिन आपने बात की शुरुआत की, और शुरुआत वो एक केस की, तो मैं उस केस को एक ट्रिगर पॉइंट समझ सकता हूँ कि जहाँ से आपके और केजरीवाल जी के संबंध बनने शुरू हुए। वो केस क्या था? नहीं, जो विक्रम, अच्छा विक्रम बुद्धि का केस, विक्रम बुद्धि के केस में सर का रोल नहीं था। इंस्पायर्ड हुए कि आपने, या विक्रम बुद्धि इज ए वेरी सॉर्ट ऑफ अ केस एवरी इंडियन शुड नो ऑफ। क्या हुआ 2006 में, अगर आपको याद होगा, इंडो US न्यूक्लियर डील हुआ था, कांग्रेस सरकार में थी तब, और हिंदुस्तान का अमेरिका से एक न्यूक्लियर डील पे बातचीत चल रही थी। तो उस वक़्त B सुब्बा राव एक बहुत न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुए, वो भी IITian है, उन्होंने एक पेज का आर्टिकल लिखा था। सुषमा जी उस वक़्त वो तो अपने तरह से थी ही, तो उन्होंने उस आर्टिकल को, शायद हिंदू में छपा था, आर्टिकल को पार्लियामेंट ने फ्लैश किया, और उस पर उन्होंने स्ट्राइक किया कि भाई ये दिस डील इज़ ओनली टू गेट किकबैक्स, दिस डील इज़ नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। ये उस दौर की बात है जब पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका और बाकी कंट्रीज भारत पे सवाल उठा रहे थे। एकदम 2006 की बात है, ठीक कर रहे हो। पोखरण उसके पहले हुआ, पोखरण उसके पहले हुआ, उसके बाद सवाल उठने शुरू हुए, एकदम ठीक कर रहे हैं। तो वो जब उन्होंने सवाल किया, तो उसको रोकने के लिए सुब्बा राव का बेटा विक्रम बुद्धि, हु वाज अ डबल PhD स्टूडेंट इन पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, उसको अरेस्ट कर लिया ऑन फॉल्स चार्जेस। एंड व्हाट वर द चार्जेस? चार्जेस वाज, आई मीन, कि थ्रेटेन टू किल जॉर्ज बुश, दी दैन प्रेसिडेंट। उसको अरेस्ट कर लिया उन्होंने। बड़ा, मतलब व्हेन आई लुक एट दिस, व्हेन आई लिटरली पिटी कि इंडियन गवर्नमेंट, दी दैन इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हमारे आदमी के लिए, विक्रम बुद्धि के लिए कुछ नहीं किया। और ये हर सरकार के साथ जो केंद्र में रही है, चाहे BJP की हो चाहे कांग्रेस की हो, आम आदमी की चिंता नहीं है इनको। अगर कोई पॉलिटिशियन की बेटी फंस जाए तो कंधार में जाकर के आप आतंकवादी को छोड़ आएंगे उनको बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक आम ब्रिलियंट बॉय विक्रम बुद्धि वाज इन अ कॉन्स्पिरेसी, वाज पुट इन प्रिजन। तो जब मैंने 2009 में केस पिकअप किया, ये क्योंकि 2009 तक आप सोच सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश, जिसको हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे देखते हैं कि एक अव्वल नंबर का देश है, कि उसको कन्विक्ट तो कर दिया 2006 में ही, 3 महीने के ट्रायल में,
सेंटेंसिंग नहीं सुनाई 3.5 साल। अब सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है क्या? तो जब हमने पिकअप किया तब ये बात फैली, हर प्रकार से बात फैल गई। इंडिया में बड़ा मूवमेंट किया था उस वक़्त। हनुमंत राव जी एक राज्यसभा के एमपी हुआ करते थे आंध्र प्रदेश से। ये बच्चा चिराला से था और हमको पता भी नहीं था भाई कौन कहाँ था। हमारे लिए तो ये है कि हमारा एक भारतीय था। सोमनाथ भारती इसी प्रकार से शुरू से रहा है। हम पॉलिटिक्स में थे नहीं थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आज भी अगर मुझे कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद दिख गया, जिसको कि मेरी ज़रूरत है, और मैं कूद जाता हूँ बगैर देखे मेरा क्या नुकसान हो रहा है। ये लोग मुझे कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन का ये नहीं है, आपको देखना चाहिए, बट मुझसे रहा नहीं जाता कि कोई गरीब अगर ज़रूरत है तो मैं क्यों ना करूं, मेरे पास ताकत है। उस व्यक्ति के लिए मैं अमेरिका गया। अमेरिका जाकर के पहले तो यहाँ मूवमेंट चलाया, फिर अमेरिका गया, अमेरिका जाके लड़ाई लड़ी, फिर अमेरिकन कोर्ट्स को फोर्स किया, फिर उसकी सेंटेंसिंग हुई। तो वो तो ही वॉज ऑलरेडी इन प्रिजन फॉर 3.5 years टू सम एक्सटेंट, बट 4 year यस आई थिंक 9 months or 6 months और उसको सजा दी। तो 6-7 महीने बाद इंडिया आ गया। लेकिन वो जो मूवमेंट मेरी थी, जैसे कि ना परमात्मा को ताकत देता है। आप सोच सकते हैं अपने पॉकेट से पैसा, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल करके नया लॉयर बना था मैं। 2008 में लॉयर बना था मैं, 9 में ही काम किया। उस वक्त प्रैक्टिस कहाँ चल रही थी? इन्हीं कोर्टों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो मैं निकल गया यहाँ से, शिकागो गया। शिकागो जा करके शिकागो गया एंड आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू मीट अ फेलो इंडियन इन द प्रिजन। और सोच सकते हैं कि जब विक्रम बुद्धि मुझे मिला तो कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि 3 साल इंडियन कॉन्सुलेट, जो कि वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है और रोज़ गुजरता होगा वहाँ से हमारे सारे ऑफिसर्स कॉन्सुलेट के, दे डिड नॉट मीट हिम। जिस दिन मैं मिला वो उसके एक दिन पहले मिला उससे। और उसके बाद जाकर के फिर सारी मूवमेंट शुरू हुई। पैन IIT का मैं काफ़ी मदद मांगा, काफ़ी उनसे मदद लेनी चाहिए, लेकिन ये मूवमेंट मुझे दिखा गया कि किस प्रकार से आपके मिनिस्टर्स, आपके गवर्नमेंट्स, दे डोंट केयर अ डैम फॉर ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी इंडियंस व्हेन दे गेट स्टक अब्रॉड, तो या तो हमारे ऐसे फेलो इंडियंस काम आएंगे, सरकारें कुछ नहीं करती। क्योंकि और हमने मांग भी, SM कृष्णा साहब उस वक्त थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। हमने कहा कि मैं उनसे मिला था, फर्स्ट टाइम आई मेट अ मिनिस्टर दैट टाइम। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि आपको कुछ नहीं कहना है, आपको सिर्फ इतना कहना है, आप अमेरिकन काउंटर पार्ट्स को फ़ोन करिए और कहिए कि ट्रीट हिम एज पर द लॉ ऑफ योर लैंड, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। इतना तक नहीं कह पाए। कांग्रेस की ऐसी वीक सरकार थी तब। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मीरा शंकर उस वक्त एम्बेसडर थी, इंडियन एम्बेसडर इन अमेरिका, और वो आई डिड नॉट गेट एनी हेल्प। बट देन इंडियंस इतने हेल्प आ गया। अच्छा, बड़ा हमारी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है। तो जो हमारी कम्युनिटी शिकागो में थी, इंडियंस, दे ऑल केम टू हेल्प। काफ़ी सारे इंडियंस जो हिंदुस्तानी थे, दे ऑल ट्राई टू हेल्प मी। ऑफ कोर्स इट वाज कभी मैं लंबी कहानी सुनाऊंगा आपको। तो बट देन FBI मुझे रोकना चाहिए, हम नहीं रुके। बिल क्लिंटन साहब को हमने डोजियर देना था। ही वॉज कमिंग टू पैन IIT कॉन्फ्रेंस। आई वॉज सराउंडेड बाई FBI पीपल। मैंने कहा यार, आई वॉज सो फीलिंग एज अ VIP। मैंने कहा, I have to only give a dozier. I was told that if you raise your hand, we will arrest you. मैंने कहा, I'm helping my fellow Indian. If you think that I'm doing wrong, then you can arrest me. Doesn't matter to me. So that was, and कभी वीडियो में देखिएगा, 3 दिन भूखा, कोई चिंता नहीं थी कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरा एक ही उद्देश्य था कि विक्रम बुद्धि के साथ अन्याय हुआ है, ये फेलो इंडियन है, इसके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो प्रिजन में वहाँ पे है। तो क्या यही फेट होगा हमारे किसी हिंदुस्तानी के, पैसे नहीं होंगे? क्या सरकारें इसी प्रकार से बैठी रहेंगी हाथ पे हाथ रखे हुए? क्या खाली हमारे बोर्ड से सरकारें बनेंगी? क्या इनकी ड्यूटी नहीं है कि हमारे इंडियंस को जाके सेफ गार्ड करे? मैंने कहा भी कृष्ण साहब को, SM कृष्ण साहब को, मैंने कहा कि भाई मैं, वो जो व्यक्ति था ना वहाँ पाकिस्तान में जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे कि भाई उनको रिलीज़ किया जाए ना, उसके वो तो वो जो इम्प्रेजन था वहाँ, सरबजीत मूवी बनी उनके बाद में। मैंने कहा सर, सरबजीत वाला मामला ये नहीं है। ये मामला सिर्फ इतना, हमें कोई दया नहीं भग मांग रहा, हम कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको बोलिए ट्रीट दिस केस एज पर योर लॉ एंड डोंट डू हैंकी पैंकी।
कभी आप इस पे ना स्पेशली मुझसे बात करें, बताऊंगा पूरा केस। तो ये फाइनली वी गॉट हिम रिलीज्ड एंड नाउ टुडे अब तो लॉयर वो भी हो गए, तो हेल्प करते हैं लोगों को। इस केस से कहीं ना कहीं तो इस केस चूंकि वो केस इतना स्ट्रांग था और काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, चर्चा में भी था उस वक़्त परमात्मा का आशीर्वाद, इतनी ऊर्जा पता नहीं कहाँ से आती है। उस वही मैंने एक चीज़ देखा है, अगर आप उसका काम करते हो, उसका काम मतलब क्या, जब परमात्मा काम करते हो उसको किसी नाम से पुकारो, उसको भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, वाहिगुरु कह दो, गॉड कह दो, जो मर्जी कहो, तो आप में एक अलग सी ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा फिनोमिनल होता है। उस ऊर्जा का कोई रोक नहीं सकता उसको। मतलब मेरा विक्रम बुद्धि वाला केस और ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं, वो जीता जागता उदाहरण है, मैं देख पाता हूँ। मतलब एक आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं हो, वो आदमी क्रेडिट कार्ड निकाल के यहाँ से उड़ के जाता है अमेरिका, शिकागो, उसके लिए लड़ता है, उसको रिलीज़ करवा के लाता है। ये तो फिनोमिनल काम है। तो बट देन मैं चाहता हूँ कि सारे इंडियंस इस भाव को गहरा करें कि अपनी जो ब्रदरहुड है वो इतनी गहरी हो कि सरकारें भी शर्मसार हो जाएं जब देखेंगे, देखो एक मामूली इंडियन दूसरे के लिए इतना काम कर रहा है, तो सरकारें तो अपने आप शर्मसार होंगी। तो ये जो समाज सेवा का आपका जो भाव था, ये अब राजनीति में आने के बाद उस कलेवर में चढ़ा, या ये शुरू से ही था कि नहीं मैं कर रहा हूँ समाज मैं सेवा? बता रहा हूँ 2009 की बात जी, राजनीति में आया मैं 2012 में जी, जब पार्टी बनी। बट पॉलिटिकल इंटेंस मतलब बेसिकली सर्विंग द ह्यूमैनिटी। सी आई टेल यू, जब मैं पॉलिटिक्स में भी आया तो मेरा पर्पस क्या था। अरविंद जी के साथ आया पॉलिटिक्स में, पर्पस ये था, अरविंद जी विपश्यना मेडिटेटर है, आपको पता होगा, तो आध्यात्मिक आदमी वो भी है। तो हमने कहा कि जी आई विल स्पिरिचुअलाइज पॉलिटिक्स, राजनीति का आध्यात्मिकीकरण करेंगे। अभी क्या है कि एनीबडी हु ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम आउटसाइड थिंग्स, पोजीशन, जब पद आए तब उसको स्ट्रेंथ आता है, जब पैसा आए तब स्ट्रेंथ आता है, उससे देश का भला नहीं होगा। मुझसे आज लिखवा लो। एनीबडी हु थिंक्स कि जी जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तभी भला कर पाऊंगा, ऑफ कोर्स यू नीड पावर, बट मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री बने, देश के राज्य के मुख्यमंत्री बने, पोजीशंस पे आए, जिनके आने से उस पद की गरिमा बढ़ती हो। मैं हमेशा इस भाव से रहा हूँ। IIT दिल्ली में जब मैं था तो वहाँ एक अवार्ड आया करता था, डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमनस का अवार्ड। तो मैंने कहा कि भैया ऐसे व्यक्तियों को अवार्ड दो जिसके देने से आपके अवार्ड की गरिमा बढ़ती हो, है ना। दो तरह के लोग हैं, एक हैं कि जो अवार्ड पाके गौरवान्वित होते हैं कि भाई हमको अवार्ड मिला, एक है कि भाई उसको दे करके अरे शास्त्री जी को अवार्ड मिला, अरे नेहरू जी को अवार्ड मिला, तो वो उस अवार्ड की गरिमा बढ़ जाती है कि भाई ये अवार्ड उनको भी मिला था। गांधी जी को नहीं चाहिए नोबेल प्राइज टू बी नोन, नोबेल प्राइज अगर गांधी जी को मिलता तो गांधी जी की महिमा नहीं बढ़ती, नोबेल प्राइज की महिमा बढ़ती। बिल्कुल। आपने अभी बात कही राजनीति के आध्यात्मिकीकरण की। मैं अभी जो हम सारे सोशल मीडिया से लेके हर जगह देख रहे होंगे, राजनीति का एक धार्मिकीकरण हो रहा है। दोनों में अंतर अगर आप बता पाएं। देख क्या है कि राजनीति का आध्यात्मिकीकरण जब कहते हैं आप, तो जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। एक नूर, सिंपल सोर्स, ईच ऑफ अस, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सोर्स एक ही है। ये तो जो नीचे ठेकेदार बैठे हैं उनको अपनी दुकान चलानी है। तो जब चखोगे तब तो मालूम पड़ेगा कि है क्या चीज़। अब मैं अपने जो हिंदू साथी उनसे पूछता हूँ, भाई आपने गीता पढ़ ली, आपने रामायण पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ लिया? लोग पढ़ते तो हैं नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जो असीम रूप है सब समा जाएंगे उसमें। तो चाहे अब हमने क्या कहा, हिंदू ने क्या कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो। उस विश्व में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। क्या कहा बाइबल में, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। यू कहा, यू का मतलब क्रिश्चियन ही नहीं है सिर्फ, यू का मतलब हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान है, हर कोई है ना। जब ये कुरान शरीफ में कहा, रब को याद किया, क्या कहा,
रबुल मुसलमीन नहीं कहा, रब जो सिर्फ मुसलमानों का है, कहा रबुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है। आलम का मतलब पूरी जहान, दुनिया सब है उसमें। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने समझा नहीं, जिन्होंने चखा नहीं। बुद्ध के लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान? अरे हिंदुओं ने 9वां अवतार माना भगवान बुद्ध को। कौन भगवान बुद्ध? जिन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं माना। आप सोचिए, हिंदुइज्म कोई छोटा चीज नहीं है। तभी तो कहा कि हिंदुइज्म को धर्म नहीं है, ये तो वे ऑफ लाइफ है। जो कोई भी नहीं वो हिंदू। आप सोचो, तो ये मैं तो कहता हूं भाई, हर धर्म के अंदर पूरा आध्यात्मिकता को जब निचोड़ा जाए तो सब एक ही है। कोई चखे कोई चले, तब तो मालूम पड़े। नहीं चखता चलता तो कोई है नहीं, लेकिन लोगों ने तरीका बना लिया कि भाई इसको राजनीति का एक माध्यम बनाओ, इसलिए आप धर्मीकरण जो आपने कहा, सो एक सांप्रदायिकताकरण कह सकते हैं उसको, सांप्रदायिकताकरण कह दीजिए उसको, क्योंकि उनको उसमें फायदा मिलता है कि भाई एक भीड़ मिल जाएगी हमको, उसको हम उत्तेजित करते रहेंगे और उस जरिए अपनी राजनीति करेंगे। लेकिन भगवान श्री राम का नहीं है पर्पस। अरे भगवान श्री राम का जब आप उपासना करो तो भगवान श्री राम के गुण को धारो। क्या गुण है उनके? उनके गुण हैं कि पिता ने कह दिया, 1 सेकंड नहीं लगाया राजपाट छोड़ने में, 1 सेकंड नहीं लगाया। और इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां भाई भाई में झगड़ा किस चीज का हो रहा हो कि तुम राज करोगे। भरत कह रहे हैं भगवान को कि आप राज करिए, और भगवान कह रहे हैं भरत को कि आप राज करो। ऐसा कहीं पूरे विश्व में किसी भी इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां झगड़ा भाइयों में हो रहा हो कि राज आप करेंगे और वो कह रहे हैं राज आप करेंगे। तो जब ऐसे हो हमारे आराध्य, तो उनके गुण तो हम में आने चाहिए ना। तो आज जो देश में एक अलग रंग दिख रहा है, हर एक चीज़ में सांप्रदायिकरण हो रहा है, तो जिम्मेदार इसको किसे माना जाए? पब्लिक को जो अपनी चीज़ों से अभी पूरी तरह से जानकार नहीं है, या उन लोगों को जो मंच से या माइक से या पब्लिक प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें? देखिए क्या है कि नेताओं के लिए बड़ा आसान सा साधन बन गया है ये कि आप धार्मिक उन्माद पैदा करो धर्म के नाम पे। मुझे लगता है कि चूंकि आप देखो, पार्लियामेंट, असेंबलीज, यहीं से तो देश चलता है। हमारा दायित्व है कि समाज को हम वो दिशा दें जो देश को अव्वल नंबर पे ले जाए। आप उनको फंसा के धार्मिक उन्माद में क्या चाहते हैं? कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? अरे ये भारतवर्ष है, गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भगवान श्री राम का देश है ये, भगवान श्री कृष्ण का देश है ये, गुरु नानक का देश है ये, संत कबीर का देश है। अब मैं तो जब गया प्रचार में उत्तर प्रदेश में, देख के हैरान रहा। इतनी प्यारी धरती है, कुशीनगर, भगवान बुद्ध जहाँ लीन हुए। थोड़ी दूर जाइए संत कबीर का मगर, थोड़ी दूर जाइए संत गोरखनाथ, गोरखपुर। मैंने कहा इतनी प्यारी धरती पे, इतनी प्यारी धरती पे आध्यात्मिकता तो ओतप्रोत रहना चाहिए। दावे होते हैं हिंदू खतरे में हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में उनकी राजनीति है। और भगवान श्री राम ने इस पर लेसन दे दिया कि मुझे मिसयूज ना करके जो हिंदुइज्म कहता है, जो भगवान राम कहते हैं, उसको देखो। उन्होंने तो कभी मतलब उनके जीवन में क्या क्या उदाहरण है, देखिए आप सबरी का उदाहरण देख लें, जो निषाद, जो उनका उदाहरण देख लें। मतलब एक से एक चीज़ें सीखने को है। अगर सीख पाएं, अगर भगवान श्री राम के जीवन से आप सीख पाएं, तभी देश आगे बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने धर्म ग्रंथ को खूब धड़ल्ले से पढ़े, समझे और चले। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो जाए, एक हिंदू अच्छा हिंदू हो जाए, एक सिख अच्छा सिख हो जाए, एक ईसाई अच्छा ईसाई हो जाए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वही जन्नत है। तो आगे चलते हैं। अभी आपने जिस तरह से अपनी बातें रखी कि आप जनता के लिए काम करना शुरू किया, और आपके मन में वो भाव पहले से था, फिर आप राजनीति में आए, राजनीति में एक विधानसभा सदस्य से फिर आप मंत्री पद पर बैठे, राज्य सरकार में कानून, प्रशासनिक सुधार और कला मंत्री रहे दिल्ली। तो आपने तब की दिल्ली, जब आप उस पद पर बैठे, तब को भी देखा
और आज जब आप हैं अभी भी सदस्य, आप आज की भी दिल्ली को देख रहे हो, इन तीनों मामलों में दिल्ली कितनी बदली और क्यों बदली? प्रशासन कारण क्या है कि जब आप इनसिक्योर लोगों को बना देते हो ना पोजीशंस पे, वो आदमी क्या करता है, वो पहले करता है कि भाई अपना कंपटीशन खत्म करो। तो अच्छा, मैं जब छोटा था, जब स्कूल में था, मुझे याद है, क्योंकि मैं पहले बचपन से ना फर्स्ट आता रहा हूँ क्लास में, तो मैं नंबर 1 पे था और मेरा ख्याल है 5वीं में हो रहा हूँगा मैं, और नंबर 2 पे जो था वो उसमें और हम में गैप था, बट ज़्यादा नहीं, नंबर 2 पे जो था वो हम दोनों में खूब गैप था, नंबर 2 और नंबर 3 पे खूब गैप था। तो नंबर 2 ने कहा अगर नंबर 1 ना रहे तो हम नंबर 1 रहेंगे। उस लड़के ने, मुझे सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, मैं स्कूल में था तो उसने मुझे छत से धक्का दे दिया, तो मैं मर जाऊँगा तो नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन परमात्मा की सृष्टि, हम बच गए और नंबर 1 परमात्मा ने जब बनाया तो बनाया। यही चीज़ केंद्र और दिल्ली में हो रहा है, और मैं इस बात का आज बड़े खुले दिल से बोलना चाहता हूँ आपको। कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस केंद्र में थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी हमारे अधिकार कम नहीं किए। इस बात का मैं श्रेय दूंगा कांग्रेस को। कांग्रेस ने कभी हमारे एंटी करप्शन ब्रांच नहीं छीना, जबकि अरविंद जी ने और दिल्ली सरकार ने शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज किया था, वीरप्पा मोइली जी के खिलाफ FIR दर्ज किया था, ठीक है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने कभी डेमोक्रेसी को, जो दिल्ली जनता ने ताकत दी थी, उसको कमज़ोर करने का प्रयत्न नहीं किया, जबकि कांग्रेस पे सीधा हमने हमला किया था, ठीक है। यही उल्टा, क्योंकि कांग्रेस का मैं कह सकता हूं कि वो काफ़ी समय पावर में रहे तो उनको पता है भी डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, और आज कल इस सत्ता में ये है तो कल हम आ सकते हैं, परसों वो आ सकते हैं। तो कांग्रेस में आपको इतनी खूबी दिखी, तो वो 3 कारण मुझे जानने हैं जिनकी वजह से आपने आम आदमी पार्टी को चुना। 12 में पार्टी बनकर सामने आई, 13 में आप उसमें शामिल हुए और फिर मंत्री पद तक गए, आज तक बने हुए हैं। हम तो मोहब्बत में पड़ गए अरविंद जी के, ठीक है। मोहब्बत की दुकान तो कांग्रेस भी चलाती है। अब मोहब्बत की दुकान हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, तो वो अलग दिशा में लेके चला जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की मैंने नहीं देखी कोई ऐसी ट्रेस। उन्होंने बड़े संयम से, बड़े आदर से हमारी सरकार को स्वीकारा और हमें काम करने दिया। अगर वो भाजपा की तरह काम कर दिया होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन जैसे भाजपा आई, जैसे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इनकी इनसिक्योरिटी मैं कह सकता हूँ इतनी बढ़ गई कि इन्होंने दिल्ली सरकार की ताकत एक करके वापस लेने शुरू कर दिए। सबसे पहले ताकत छीना क्या, हमारी क्या USP थी, आपको याद होगा, करप्शन को हम नहीं सहेंगे। एंटी करप्शन मूवमेंट का लीडर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही है। मैं जब लॉ मिनिस्टर बना था, मुझे याद है अरुण जी ने अनाउंसमेंट करी थी रामलीला मैदान से कि अगर कोई आपसे ब्राइब मांगे तो आपने मना नहीं करना, रिकॉर्ड कर लेना है। और मुझे तब का याद है कि यहाँ SHOs में भगदड़ मच गई थी दिल्ली में कि भैया ये अरविंद केजरीवाल आया, और DCPs ने बुला के तब बोला था SHOs को उस वक्त कि अगर कोई पकड़ा गया ब्राइब लेते हुए तो हमारे पास मत आना, हम नहीं बचाएंगे किसी को। ये माहौल था उस वक्त। MCDs में जिनके प्रॉपर्टी पेपर्स के सैंक्शन प्लान वगैरह जो मिलता है वहाँ से, वो सब फटाफट घर पहुँच गए उससे बाई पोस्ट, जिसके लिए वो चक्कर काटना पड़ता था, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। ऐसे माहौल में हमारी सरकार बनी थी, तो हमारा कर्तव्य था कि हम एंटी करप्शन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। अब हम सरकार में बैठे, इन्होंने उसी को सबसे पहले हिट किया। कैसे हिट किया, माननीय प्रधानमंत्री बने मोदी जी, आते के साथ इन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच हमसे छीन लिया। आई थिंक मई में बने हैं वो, और जून में हमसे छीन लिया। आपको मालूम है किस बात पे? एक कांस्टेबल पकड़ा गया था ब्राइब लेते हुए, उसको बचाने के लिए हाई कोर्ट में चला गया केंद्र सरकार, और 1 पेज का नोटिफिकेशन निकाल दिया और कहा कि जी एंटी करप्शन ब्रांच क्वालिफाइज टू बी ए पुलिस स्टेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट विद यू,
and hence we are taking away anti-corruption branch from you. On what? Because you want to save a corrupt constable. ये है आपकी करप्शन, एंटी करप्शन मेजर माननीय मोदी जी, आप सोच सकते हैं। और वहाँ से शुरुआत लड़ाई चली और फिर तो वो एक चल करके बड़ी बहुत कुछ इन्होंने किया। और आपको फाइनली आपको पता ही होगा कि 11 मई 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट पास किया कि सर्विसेज डिपार्टमेंट हैज टू बी विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी विद एलजी। इसका मतलब जैसे जनता ने गाड़ी मुझे दी, ड्राइवर हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रोल में रहे तो कैसे गाड़ी चलेगी? बड़ा अच्छा रहा। 8 साल की जद्दोजहद के बाद वे दिल्ली के द्वारा चुनी गई सरकार के पास जो ताकत संविधान ने दी उसको भाजपा ने छीनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया, लेकिन भाजपा ने फिर 8 दिन के अंदर ही बना लिया ऑर्डिनेंस बना करके 19 मई 2023 को, जब सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों में जा रहा था, आधी रात को ऑर्डिनेंस बना करके वो ताकत को छीन लिया। आज दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल एलजी साहब का है। केंद्र की मैं बात करूँ, अगर दिल्ली पूरी तरह से अब केंद्र के हाथ में है और चल रही है इनडायरेक्टली वे में, मैं अगर ये कहूँ तो गलत होगा? आज चल रही है, अब क्या बताएंगे, कुछ नहीं चल रहा है। मतलब मैं तो ये, मेरे क्षेत्र के लोग कहते हैं, सोमनाथ जी आपकी ताकतें मोदी सरकार ने छीनी, लेकिन उसके बावजूद जितना काम आप लोग कर लेते हैं, इनके 7 सांसद हैं दिल्ली में 10 साल से, अब तो फिर 7 साल इनके आगे है, इनसे 1% काम ना हो पाता। भाई जब आप फ़ोन ही नहीं उठाएं जनता का, और ख़ास करके दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के अंदर 3 जो सब्जेक्ट मैटर्स है, स्पेशली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, और अब तो सर्विस डिपार्टमेंट इनके पास है तो सारे सुनते हैं इनकी, तो उपलब्ध रहोगे तभी तो। ऐसी ताकत का क्या करोगे, क्या फ़ायदा? भाई आप बहुत धनवान हैं ना, आपका धन जनता को मिल ही नहीं रहा। तो ये वही जनता है अब वो ताकतवर हैं जो विधानसभा में आपको लाती है, लेकिन लोकसभा की बारी आती है तो वो उधर चली जाती है। हाँ, चूंकि वो अब ये दिल्ली का इस बार का रवैया भी ऐसा रहा, बट मैं तो देख के हैरान। वैसे इस बार जनता ने मुझे काफ़ी वोट दिए हैं, 4.25 लाख वोट दिया एमपी के चुनाव में, मैं तो धन्यवादी हूँ। देखो मैं तो, देखिए चक्कर क्या है ना कि मैं बिल्कुल ही आम में आम आदमी हूँ, और राजनीति वाला वो जो 3-5 का जो वो तरीका है वो मुझे नहीं आता जी। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में आपको क्या खूबी दिखी, ये आपने बहुत विस्तार से बता दिया, लेकिन एक चीज़ है जो अब मैं पूछना चाहूँगा कि बीते 10 सालों में 12 में पार्टी बनी, 13 से आप बिल्कुल एक्टिवली उसमें रहें, पहले से भी रहें, बट 13 से आप सदस्य रहें, 2024 इतने सालों में आपने अरविंद केजरीवाल के अंदर कभी कुछ बदलाव देखा कि ये जो केजरीवाल तब हुआ करते थे वो अब नहीं हैं या अपग्रेड हो गए? क्योंकि कुछ ऐसे ही आपके पुराने साथी रहे जिन्होंने उन्हें ऐतिहासिक भूल करार दिया। वो साथी आपके इसलिए भी रहे क्योंकि 2014 के चुनाव में अमेठी में आचार संहिता का केस लगा, और आपके साथ जो 4 लोग थे उनमें एक वो भी थे, और बाद में वो ऐतिहासिक भूल करार देते हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को। तो आपने कुछ नोटिस किया ऐसा कि कुछ भूल है? बिल्कुल नहीं। देखिए कारण क्या है कि अब अरविंद जी जब एक आम एक्टिविस्ट थे, तब की ज़िंदगी अलग थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री बना दिया जनता ने, तब ज़िंदगी अलग हो जाएगी। जैसे जैसे व्यक्तियों के पास दायित्व आते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी जो व्यस्तता है नेचुरली वो उन चीज़ों में हो जाएगी। अब आप सोचो कि पहले की तरह ही आपको समय दे दें, आप सोचो कि पहले की तरह ही आप बगैर बताए घर चले जाओ, तो नहीं हो सकता ना। वो अब एक पद पे हैं, एक दायित्व पे हैं, तो हम सबको ये चाहिए कि उस व्यक्ति को की चिंताओं को जितना हम दूर कर सकें, जो नई जिम्मेदारी मिली है, उतना बेहतर होगा। अगर हम अपने लिए लगे रहें कि हमको राज्यसभा का सदस्य बना दो, हमको ढिगड़ा बना दो, फलना बना दो, क्या चलेगा? अरे भैया आप बैठो तो सही, आराम से बैठो। और मैं तो पक्का कह रहा हूँ आपको बात, मुझे अरविंद जी ने तब भी कहा था, मैं अंदर की बात पहले बार बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा था कि अरविंद जी बना दीजिए ना इनको, जिनकी बात चर्चा आप कर रहे हैं। हाँ, तो अरविंद जी ने कहा मैं बना तो रहा हूँ, बस शांत तो बैठे। अब भाई आप मौका तो दो, आप अपने नेता को मौका तो दो, आपको मिसट्रस्ट क्यों है?
वो भेज रहे थे उनको। इसके पहले शायद कोई जानता नहीं, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने कुमार विश्वास को भेजने की ठान ली थी, बट इस प्रकार से उन्होंने हर चीज़ें कर ली बाद में। ऐसे थोड़ी चलता है। अरे भाई, घर का एक सदस्य जिसको अपना मानते हो आज एक दायित्व पे है, तो हम लोग यही प्रयत्न करें कि कैसे उसकी चिंताओं को दूर करें। हम अपने ही महिमा मंडल में लगे रहें कि भैया हमको ये कर दो। अरे भैया, सब कुछ हो रहा है, किसकी सुनी दिया उन्होंने, बताइए क्या मतलब, कहाँ कहाँ कमी रखी। बातचीत होती है आपकी अभी भी? बातचीत होती है, मेरी खूब बातचीत होती है। ऑफ कोर्स बिजी चूंकि रहते हैं सर, तो नेचुरल सी बात है भाई, आपको यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ प्राइम। नहीं, मैं कुमार विश्वास की बात कर रहा हूँ। नहीं, उनसे मेरी बातचीत कोई बातचीत नहीं होती। आखिरी मुलाकात भी याद नहीं ना, वो तो तभी जब झगड़ा झंझट किया, मतलब उनमें माँ सरस्वती का एक आशीर्वाद है। अगर उसको वो ढंग से लेके चलते तो आज कहीं और होते। आज हो सकता है पार्लियामेंट उनकी आवाज़ें गूंज रही होती, अच्छा रहता। आवाज़ें तो अब भी गूंज रही हैं, पर पार्लियामेंट नहीं गूंज रही। आप 2013 में आम आदमी पार्टी को भी आपने देखा, 2024 में भी देख रहे हैं। एक जनरेशन थी जिसने अपने शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी को तब देखा जब वो पूरे आबोरुआब पे थी, और एक आज देख रही है जब बिल्कुल मैं कहूँ कि ये कहा जाने लगा कि ये पार्टी ख़त्म सी हो जाएगी इस लोकसभा चुनाव में। तो दोनों में आप अंतर आपको क्या दिखता है? मतलब क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हों या हम सारे हों, हम एक स्पिरिचुअल मिशन में हैं, स्पिरिचुअलाइज पॉलिटिकल मिशन में, ऐसा कह सकते हैं। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेवा करने का साधन चाहिए। और चूंकि सत्ता में रह के सेवा करने का सबसे बेहतरीन साधन होता है, इसलिए सत्ता का इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। कोई बता दे, आप मेरे एरिया में चले जाएं, कभी किसी को हमने तुम ताम भी किया हो, चाहे अपने तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन सबको एक एक व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मान के सेवा किया है। और एक जो भाजपा यही कर रही, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जो केजरीवाल जी के हाथों जब काम होना शुरू हुआ, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, एम्प्लॉयमेंट में, वुमेन सिक्योरिटी में, सीसीटीवी कैमरा में, तो ये जो काम जो शुरू हुआ, उनसे उनको भाजपा को बड़ा डर लग गया। डर तो कांग्रेस को भी लगा, लेकिन भाजपा चूंकि शासन में, तो बोलना पड़ेगा उसके बारे में। तो क्योंकि पार्टी के जो मेन पिलर्स थे उन्हें हिलाने की कोशिश हुई, तो मेरा सवाल स्पष्ट तौर पर यही है कि आम आदमी पार्टी के वो पिलर्स कौन हैं जिनके हटते ही पार्टी खत्म हो सकती? नहीं, देखिए, अब तो पार्टी बहुत बड़ी है, और ऑफ कोर्स आई मीन सारे लीडर्स इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट दैट वे। बट हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनोज सिसोदिया साहब हों, संजय सिंह जी हों, दे गिव दैट काइंड ऑफ जो हमारे पार्टी का जो मूवमेंट है, जो पार्टी का जो अस्तित्व है, उसमें जिस प्रकार से ये सभी लोग लगातार अपने त्यागों से, अपने बलिदानों से, अपने तरीकों से 24 घंटे काम करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अब इतना ज़्यादा अंदर फैल गई है, और हर व्यक्ति के अंदर फैल गई। एक एक कार्यकर्ता आज इंडिस्पेंसिबल है हमारा, एक कार्यकर्ता है, हर व्यक्ति लगा हुआ है। भाजपा उसको डैमेज करने का प्रयत्न कर रही है कि जी, जिस प्रकार से इन्होंने एक संभावनाएं पैदा कर दी कि भाई क्या नहीं हो सकता गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्या नहीं हो सकता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्या नहीं हो सकता बिजली में, पानी में, हर प्रकार की सुविधाओं देने में, तो वो सर्विसेज डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेकर के एलजी साहब के द्वारा राजनीति करा करके, कामों की गति को कम करा करके, कामों को रोक करके, एक प्रकार से ये प्रयत्न करने का उन्होंने सोचा कि भाई काम की गति धीमी होगी, काम नहीं होगा तो जनता के मन में इनके प्रति जो उल्लास है, जो खुशियाँ मिलती जनता को, वो कम हो जाएंगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। बट वो उसमें सफल नहीं हुए। आज जब जाते हैं आप, तो मैं नाम नहीं लूँगा, एक भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि सोमनाथ जी हम तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। बोला क्यों? कहा कि भैया दिल्ली में तुम्हारा ही राज है, जनता जो है, हम वो बोल रहे थे हम काय को पैसा खर्च करें, दिल्ली की जनता आप ही को चुनेगी। ये आपके विधानसभा की बात है? मैं किसी और जगह, मतलब ठीक है,
लेकिन ऐसा ऐसा भाव है दिल्ली में। अच्छा, जनता ना मालिक होती है। जनता, अच्छा जनता इसलिए बोलते हैं जनता जनार्दन, क्योंकि जनता जो है वो देख पाती है सच क्या है। तो दिल्ली की जनता इज इन लव विद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी। इसीलिए दिल्ली की जनता कभी भी दिल्ली के लिए किसी और को मौका नहीं देगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि हमारे जो कामों का जो तरीका है और जो समर्पण का तरीका है, जो जनता के प्रति हम समर्पित हैं, उसमें उन्हें खोट नहीं दिखता। उनको ये तो दिख जाता है कि जो हमने कहा था काम लेट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो समझते हैं क्यों नहीं हुआ। हमारे 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 उसमें एफर्ट्स में उन्हें खोट नहीं जी। सुनीता केजरीवाल, इनका नाम बतौर एक मैं कहूँ ऑप्शन के तौर पे देखा गया। केजरीवाल अगर नहीं है तो सुनीता केजरीवाल उनकी जगह ले सकती हैं। कयास लगाए गए कि हो सकता है बिहार जैसा माहौल दिल्ली में देखने को मिले। तो सुनीता केजरीवाल का इस तरह से सामने आना, अपील करना, ये सिर्फ एक पत्नी धर्म था या फिर राजनीति में कुछ आसार हैं आगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पार्टी के लिए वो वरदान साबित हुई। अरविंद जी को इन्होंने जेल में जब डाला तो इनको लगा अरविंद जी के एब्सेंस में पार्टी खत्म हो जाएगी। बट इस प्रकार से भाभी ने ये कार्य संभाला। पत्नी धर्म तो किया ही उन्होंने, साथ में वो लोग हमारे पार्टी के लिए एक वरदान साबित हुई। और जिस प्रकार से उन्होंने संभाला कि जब तक अरविंद जी नहीं हैं तब तक अरविंद जी के सारे मैसेजेस को मैं कम्युनिकेट करूंगी। एंड हु कुड बी बेटर देन हिज वाइफ। तो ये एक प्लान्ड पॉलिटिकल ट्रीटमेंट था। हम ये कह सकते हैं कि वो कोई प्लान नहीं था, बट ये था कि भाई अब क्या हो। मनीष जी भी जेल में, संजय जी जेल में, अरविंद जी भी जेल में, तो क्या हो, कौन कम्युनिकेट करेगा। तो जो चूंकि उनकी मुलाकात हो रही थी रोज, एज अ वाइफ शी हैड द राइट टू मीट अरविंद जी एंड टॉक टू हिम। तो वो कम्युनिकेशन का चैनल बड़ी अच्छी बन गई। और आज इतनी इफेक्टिव चैनल है अरविंद जी के विचारों को जनता तक पहुँचाने में कि हर तरफ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है सुनीता जी के आने से। तो मुझे लग रहा है कि वैसे तो क्या फैसला हो क्या नहीं होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन सुनीता जी ने बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया अरविंद जी के अवसर से। आप उस लूप में थे जहां ये चर्चा चल रही थी कि सुनीता जी को आगे आना चाहिए और उनका मैसेजेस पहुंचाना चाहिए। जाहिर सी बात है चर्चा हुई होगी उसके बाद। नहीं, देखिए, तो चूँकि सब लोग बैठते ही हैं, मुझे लगता है कि ये अच्छा चॉइस था और अच्छी बात हुई। अच्छा मतलब कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा, वो कोऑर्डिनरी नहीं है इस प्रकार से लोग कहते हैं कि भाई अरविंद जी के बदले ये और वो। अरे वो खुद IRS हैं, IRS अधिकारी रहीं। शी इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन इन अर ओन कैपेसिटी एज वेल। तो ऐसा कोऑर्डिनरी नहीं है वो, वैसे भी है ना, कि किसी को बैठा दिया, ऐसा थोड़ी है। तो शी हैज़ अ कैपेसिटी एंड शी इज डिलीवरिंग ब्यूटीफुली द मैसेजेस ऑफ अरविंद केजरीवाल जी टू जनता। हरियाणा में देखिए कितना अच्छा चल रहा है सारा, जितने भी सभाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी या दिल्ली का जब भी जिक्र आता है, खास करके दिल्ली के बाहर वाले लोगों के सामने, तो दो चीज़ें जहन में सबसे ज़्यादा आती हैं, फ्री पानी और एक शराब की बोतल पे एक शराब फ्री, जो अब नहीं है पर ये चर्चा खूब हुई, बटोरी खूब इसने। फ्री बस की भी बात होती है और सुविधाओं की भी बात होती है, स्कूल की भी बात होती है, लेकिन ये दो टॉपिक्स हैं, चाहे वो शराब नीति पे हो या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी पे हो, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। तो आम आदमी पार्टी के वो 2-4 स्टेप्स कौन से थे जिसने इससे बहुत ऊपर उठाया और जो मैं कह सकता हूँ कि खामियाजा भी उसका आपको भुगतना पड़ा हो? देखिए, बिजली का हो, अच्छा होता क्या है कि आम परिवार जो है उसकी 4 ज़रूरतें मूलतः हैं। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये 4 अगर एक आम परिवार का पूरा कर दो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपया महीना दिल्ली के हर परिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार फायदा दे रही है। और इसी का परिणाम रहा कि लाख महंगाई होने के बावजूद दिल्ली में महंगाई उस कदर नहीं लोगों को त्रस्त किया। अब ये
जो सो कॉल्ड शराब नीति की बात आप कर रहे थे, भैया बगल चले जाओ गुड़गांव में, उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की राज्य है, मतलब दिल्ली में नीति खराब है लेकिन आपके यहाँ वो नीति अच्छा है, हरियाणा में नीति अच्छा है, भाजपा शासित राज्यों में नीति अच्छा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब तो हमारा हम तो चलिए, हम तो पार्टी के आदमी, इसलिए हम अपने नेता के फेवर करेंगे। पूरे केस में धेले भर का सबूत नहीं है, कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुल्लम खुल्ला कहा कि भाई ये क्या केस है कि 4 आदमी को पकड़ लो, 2 आदमी को बोलो कि तुमको बेल तब देंगे जब बाकी 2 के खिलाफ तुम स्टेटमेंट दोगे। कह दिया ना, कहा इसके हैड दिस बीन along with some other evidence to substantiate these allegations, तब तो ठीक होता, लेकिन कोई और एविडेंस है नहीं। और इन तथ्यों, इस प्रकार के झूठे मूठे फैक्ट्स के आधार पे, मतलब स्टेटमेंट्स के आधार पे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हो, शिक्षा मंत्री को 17 महीने जेल में रखते हो, दिल्ली के सांसद संजय सिंह जी को 5 महीने जेल में रखते हो। ये क्या है? अनार्की है, डेमोक्रेसी नहीं है, ये अनार्की है। डेमोक्रेसी को उन्होंने उठा के साइड में रख दिया है। और इसलिए शुक्र मनाता हूं मैं कि भगवान राम ने हमारी सुनी और इनको 303 से 240 पे लेके आए। अगर ये कहीं आ गए होते 303 जो 400 लड़ रहे थे ये, तो पता नहीं क्या कर देते। ये तो फिर अपने आप को सिद्ध कर दिए होते कि भाई हम तो राजा हैं यहाँ, क्या हम हटेंगे नहीं, संविधान हटा के फेंक दिए होते। कह ही रहे थे ये संविधान ठीक नहीं है, संविधान ठीक नहीं है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं एक पत्रकार नहीं, मैं एक आम सा इंसान हूँ जो पढ़ता है लिखता है सामान्य चीज़ों में, जिसकी राजनीति में बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, ना ही वो पूरे इस दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे जानता है। उसे अगर बताना हो कि आम आदमी पार्टी के साथ बीते 2 सालों में, मैं कहूँ बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, बहुत कम शब्दों में एक छोटे। हाँ, इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा हमें कॉम्पीट नहीं कर सकती स्ट्रेट पॉलिटिक्स में। हमारे काम की राजनीति में भाजपा के पास ना तो नियत है, ना शायद उनकी कॉम्पिटेंस है कि वो इस प्रकार की नीतियां बना सकती है और उसको कॉम्पीट कर सकती है। इन्होंने फिर वो वाया मीडिया ढूंढा कि कैसे काम कर पा रहे हैं ये। तो अधिकारियों को कंट्रोल करो, अधिकारी ने कहना ना माने, इनके द्वारा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको रोको, तो इनके स्कूल ना बनने दो, इनके रिक्रूटमेंट ना होने दो, टीचर्स नहीं आने दो, इनके अस्पतालों में गड़बड़ियाँ करो, उनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो, इनकी बिजली की सब्सिडी रोको, इनके पानी, मतलब हर चीज़ को रोको। अच्छा होता कि सीखते कि भाई केजरीवाल जी आप आइए आगे, सिसोदिया साहब आप आगे आइए और यही चीज़ हम लागू करना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी ना तो खुले दिल से काम करते तो पूरा भारत ऊपर हो गया होता। बट इन्होंने हमें दुश्मन की तरह लिया, पॉलिटिकल एनिमी की तरह लिया, और इन्होंने हर प्रकार के काम को रोकने के लिए इस प्रकार की साजिशें रची। लेकिन सच ही होता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। जी, तो ये जो कथित शराब घोटाले को लेकर के तमाम चर्चाएं हुई, कहा ये पता चला इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन शराबों की सुलभ उपलब्धता अपराध को भी तो बढ़ाती है। इससे दूसरा पहलू देखें आप। देखिए, मैं नॉन ड्रिंकर हूँ, टी टोटलर हूँ। हाँ, मैं प्योर, चूँकि आध्यात्मिकता में हूँ तो मैं शराब का सेवन नहीं करता। तो लेकिन चूँकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको आप इम्पोज नहीं कर सकते लोगों पे। जैसे मैं मीट नहीं खाता हूँ तो मैं नहीं कह सकता कि सब मीट ईटर को हम वो बंद कर देंगे सब कुछ। एक है कि भाई आप चुपचाप से आँख मूंद लो, दूसरा है कि भाई जो आप मानते हैं, आपको जान घरानी होगी, दिल्ली में 50% जगहों पे ये जो स्पूरियस वाइन है, शराब है, वो मिलता है, जो जिसमें कई नेता कई पार्टियों के इन्वॉल्व हैं। उनकी जो इलीगल चलती है शराब बिक्री का काम, उसके दौरान उनकी दुकान चलती है। आम आदमी पार्टी की शराब नीति थी कि भाई सब कुछ लीगल हो जाए, दिल्ली में कोई
गंदी शराब या स्पूरियस या जहरीली शराब ना बेच पाए, और नियमों से हो, बच्चों को शराब ना मिले, जो सरकार के नियम उसका पालन हो और अच्छे तरीके से उपलब्ध हो। अब इन्होंने हमारे ये नियम चुरा चुरा करके ये और जगह पे पॉलिसी लगाई इन लोगों ने, लेकिन हमारी पॉलिसी को इन्होंने इस प्रकार से गलत साबित करने का प्रयत्न किया। लेकिन कुछ तो बोले, कहाँ गलत, क्या गलत? अगर मान लीजिए इसका दाम 100 रुपया है और आप इस प्रोडक्ट को ढंग से पैकेजिंग करके जनता को दे, जैसे कि वो आदमी कॉन्शियस होकर के चीज़ों को करे। नहीं तो आप आज उसमें हर प्रकार के CCTV कैमरा था, हर प्रकार की व्यवस्था थी, जिससे कि कोई गलत ना हो, कोई गलत ना हो सके। तो उसको उसमें हम तो अपने हमारे लायक, और अरविंद जी नहीं पीते, मैं नहीं पीता, हमारे नेता नहीं पीते, मुख्यतः सारे नेता नहीं पीते। मैं तो ये कहूँगा कि भैया ये क्या तरीका है? आज उसी दिल्ली में LG साहब के नाक के नीचे जहरीली शराबें बिक रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो क्या वो अच्छा है? शराब बिल्कुल ही गलत चीज़ है, मैं तो खुद मानता हूँ, मैं तो इसका पक्षधर नहीं हूँ कि शराब लोग पिए, लेकिन गलत चीज़ है। लेकिन जब इस पे इस प्रकार से नहीं कर सकते या बैन नहीं कर सकते। अच्छा, जहाँ जहाँ बैन है बताइए क्या हुआ? गुजरात में बैन कर दिया इन्होंने। बैन का मतलब क्या? ज़्यादा धंधा, नेता मोटा कमाएगा, गलत बेचेगा। बिहार में बैन है, क्या हो रहा है वहाँ? जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं गुजरात में, बिहार में। तो कहाँ से मिल रहा है? तो जो जिस चीज़ों के ऊपर बैन लगाते हो उसका मतलब यही है कि भैया इसके धंधा ऐसा करो कि नेताओं को फायदा हो, घर भरें, तो वो चल रहा है। हमने इसको सबको रोकने के लिए कि किसी को जहरीली शराब ना मिले, कुछ प्रकार की चीज़ें ना हो, पॉलिसी बनाई थी, लेकिन भाजपाइयों ने इसको इस प्रकार से कर दिया, तो पॉलिसी बंद करा करके फिर उनके धंधे खुल गए। दिल्ली में गली गली शराब बिकता है, पुलिस LG साहब के अधीन है, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ होती हैं पुलिस इनके अधीन है, कोई एक्शन नहीं होता। तो जो इनके पास है उस पर कोई एक्शन नहीं करते। अगर पुलिस को संभाल ले बीजेपी तो जहरीली शराब भी दिल्ली में बंद हो, महिलाओं से बदतमीजियाँ भी बंद हो, जो करप्शन चल रहा है वो भी बंद हो। लेकिन इनको वो नहीं करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना है, दिल्ली की जनता के कामों को रोकना है, उनको तकलीफ देनी है। तो यही कह पा रहा हूँ कि भैया आपके पास इतने ज़्यादा राज्य हैं, आप वहाँ क्यों नहीं दिखाते अपने कामों को? लेकिन नहीं, माननीय LG साहब बिल्कुल लगे हुए हैं कि भैया हमको दिल्ली का CM। मैंने तो कहा एक दिन LG साहब को मिला था, मैंने कहा सर एक काम करिए ना, भाजपा का नेता दिल्ली में नहीं है, आप भाजपा के फेस बन जाइए और CM का चुनाव लड़िए यहाँ से, और तब चुन के आइए ना, मज़ा रहेगा। तब तो कुछ अच्छा भी लगेगा जनता के, हाँ देखो हमने चुना है। अभी तो आप वो जो एक चलता है कि इलेक्टेड वर्सेस सेलेक्टेड, जनता इलेक्ट किया अरविंद केजरीवाल जी को और भाजपा घर आया तो भाजपा बैकडोर से LG साहब को सिर्फ बिठा दिया यहाँ पे। अच्छा, आप एक वकील हैं, कोर्ट अच्छे से समझे, कानून अच्छे से समझे। कोर्ट में आप जब पेश भी हुए तो हमेशा एक लकीर के इस पार आप रहे और उस पार वालों के लिए आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन ऐसा भी समय आया जब आपको भी उस पार जाना पड़ा। क्यों और कब से शुरू हुआ और कितनी ज़िंदगी बदल जाती है उस एक लकीर से, उस एक बाउंड्री से, काले कोट में होने से? और देखिए, मैं आज तक कभी सरकार के लिए पेयर नहीं हुआ हूँ। मैं हमेशा आज भी जनता का ही मुद्दा लेके जाता हूँ कोर्ट में और सरकार के अगेंस्ट भी लड़ता हूँ। तो टिल डेट आई हैव नॉट एपेड फॉर एनी गवर्नमेंट टिल डेट। मैं कभी सरकारी वकील नहीं रहा, ना खड़ा हुआ हूँ ना रहा हूँ। मैं तो ये देख पाता हूँ कि सरकार में आने के बाद मैं बहुत कुछ समझ पाया। आपको बता दूं, शायद जनता को पता नहीं होगा, आपके जरिए मालूम पड़ जाएगा। जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो ऐसे मेरे 32-33 ऐसे अचीवमेंट्स हैं लॉ मिनिस्टर के रूप में, जो कि आज तक इतिहास है। जैसे मैं एज ए लॉ मिनिस्टर मैंने डिसाइड किया था जब भी कोई आदमी PIL दाखिल करे तो वो 1 पेज का सिनॉप्सिस स्टैंडिंग काउंसिल लॉ मिनिस्टर को भेज दे, मोबाइल पे ही भेज दे। जब मैं पढ़ूं
जिसको आदमी बोले कि भैया दिल्ली की सड़कें खराब हैं, उसको ठीक करना चाहिए, तो या तो हमारे लिए लानत है ना कि आदमी कोर्ट जाना पड़ा। अरे हम तो उसको तो अवार्ड दो। तो हमने एक नियम बनाया था, मैंने सोमनाथ भारती अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर नियम बनाया था कि दिल्ली में जब भी कोई PIL दाखिल करे, एक पेज का सिनॉप्सिस स्टैंडिंग काउंसिल सेम इवनिंग लॉ मिनिस्टर को भेजे और लॉ मिनिस्टर देख करके भैया कि उसमें क्या है, जनता के बेनिफिशियल है। अगर जनता के बेनिफिशियल है तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करे कि सरकार राजी हो गई बगैर हियरिंग के, बगैर आर्गूमेंट्स के सरकार राजी हो गई। अरे काहे को लड़ेगा? जो सड़क मतलब सड़क बननी है, पार्क बनना है, फुट ओवर ब्रिज बनना है, या कोई ऐसा कानून स्कूल में लाना है जनता के फायदेमंद है, तो वो तो ज़रूरत है, वो तो उसका धन्यवाद करो। तो हमने कहा कि भैया एक तो सर्टिफिकेट देंगे उसको, हम पहली बार हमने एक लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि जनता जो PIL दाखिल करेगी उसको सर्टिफिकेट देंगे धन्यवाद का, और कोर्ट को इन्फॉर्म करो कि जी लॉ मिनिस्टर ने, दिल्ली सरकार ने इन्फॉर्म किया है कि भैया ये बात इनकी मान ली गई है, और चूंकि जब तक पूरा ना हो तब तक इस केस को साइन डाई अर्जन कर दो, ऐसा कहा था हमने। तो मैंने देखा कि सरकारें फालतू की, मतलब द मोस्ट लिटिगियस पर्सन टुडे इन इंडियन कोर्ट्स इज द गवर्नमेंट। अननेसेसरीली आप केस के ऊपर उलझ रहे हैं। अरे छोटे छोटे मुद्दे हैं, जनता को ऐसे ही कर देना चाहिए। तो मैं तो कहना, अगर आज डिफरेंट गवर्नमेंट से डिसाइड कर लें कि हम लिटिगियस नहीं होना चाहते, हम जनता के मुद्दों का समाधान करना चाहते हैं, तो 50% कम से कम कोर्टों में लिटिगेशंस खत्म हो जाएं। तो मैं ये देखा कि सरकारें फालतू की केसेस करते रहती हैं, कोई इसका ओर छोर नहीं होता। वकील, अच्छा वैसे तो वकीलों में है तो वकील हमारे फ्रेटर्निटी नाराज ना हो जाए हमसे। देखिए अच्छे वकील जो हैं वो इस व्यू को रहते हैं कि भैया वी शुड नॉट गेट इनटू लिटिगेशन अननेसेसरली। जो अच्छे वकील हैं, जिनको लगता है कि भाई लिटिगेशन, ऑफ कोर्स जो लिटिगेशन लोग आते हैं तो पैसा बनता है वकीलों का, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हम किसी के दुख से पैसा नहीं बनाएंगे। हम ऐसे मैटर से पैसे नहीं बनाएंगे जो कि भैया भी याद है, एक बड़े सीनियर कोई थे, बोले सोमनाथ तुमको केस ख़त्म करने की क्यों चाहत रहती है? तो भाई 2-4 चलेगा तो 2-4 बार फीस आएगा। हम बोले सर ज़िंदगी में और कुछ बहुत कुछ करने का है, हम इसी में उलझे रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि भाई सरकारों को, इसलिए जब सरकार में मैं आया मैं इस बात को समझा कि लिटिगेशंस कम करो, जनता के तकलीफ़ों का समाधान डायरेक्टली करो, अपने दायित्व को निभाओ, जनता को कोर्ट का रास्ता ना अपनाना पड़े। देखिए क्या है कि मेरा एक रूल है, अगर तुम अपने कॉन्शियस में गिल्टी नहीं हो तो तुम गिल्टी नहीं हो। राइट? चाहे खिड़की वाला केस हो जहाँ के हमने ड्रग माफिया के खिलाफ, मतलब मैं तो चैलेंज करता हूँ अगर कोई नेता एक काम करके दिखा दे। आज मेरे क्षेत्र में ड्रग माफिया खत्म है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म है, मतलब मेरी क्षेत्र की बेटियां उस वक़्त डरती थी, कपती थी उस गली से गुजरने से, और आज आज इसमें कुछ इलीगलिटी मैंने नहीं की, पुलिस मेरे साथ थी। तो अगर नेता ये सोच ले कि हमको इन चीज़ों से पैसा नहीं बनाना, जैसे मुझे याद है कि उस वक़्त मुझे किसी ने बताया कि थाने को वहाँ से लाखों रुपया जाता है। अब बताइए, थाने को जाता है, नेता को जाता है, अगर इन चीज़ों से पैसा कमाना हो तो कुछ और धंधा कर लो ना, पॉलिटिक्स में क्यों आए हो? तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जब मैं अपने मन में ठान लेता हूँ कि भैया ये गलत काम है, तो उसके लिए चाहे जेल जाना पड़े हम काम को बंद कराएंगे। भाई आपका कानून के दायरे में रहकर अगर हम कुछ कर सकते हैं, हमारा कोई भी एक्टिविटी इलीगल नहीं थी, हम पुलिस को साथ ले गए थे, पर अलग बात है कि आपने मेरे खिलाफ केस कर दिया, आज भी केस चल रहा है। और आपके जरिए बता दूं आपके श्रोताओं को कि भैया आज तक वो लड़कियां दिल्ली में नहीं आई वापस जिन्होंने जिनके नाम से कंप्लेंट करा। और ये भी बता दूं कि वो लड़कियां, उनका वीडियो है, एडमिशन है, इंटरव्यू है CNN IBN में उस वक़्त के, कि जी आई हैव बीन फोर्स्ड टू स्लीप विद मेन फॉर वांट ऑफ फूड, खाने के लिए मुझे आदमी का सोना पड़ता है। अरे कभी ढंग से देखा होता जनता के तकलीफ़ों को,
तो देखा होता कि सोमनाथ भारती के किसी भी कार्य में कोई भी इलीगलिटी नहीं है। चाहे वो एम्स के दीवार का मसला हो, उसमें 2 साल की सजा सुना दी, वो स्टेट है भी हाई कोर्ट से। अरे भाई, जनता मर रही है। अभी जो एम्स का एक्सेस गौतम नगर से 1 मिनट का हो सकता है, मस्जिद मोड़ से 1 मिनट का हो सकता है। माने किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया तो जो एम्स उनकी जमीनों पे बना है उसकी सुविधा लेने के लिए उनको 40 मिनट का चक्कर काटना पड़ेगा। तो जिसको हार्ट अटैक हो तो मर गया। मैं क्या कर रहा था, एक दीवार बीच में हटती, सुदर्शन सिनेमा रोड से नाले के ऊपर जो वो बना रखा है कवर्ड नाला, वहाँ एक्सेस मिल जाता, जनता चली जाती, लोग बच जाते। उसके लिए तुमने मुझे जेल में डाल दिया। मैं कौन सा गलत कह रहा था? और वो भी एक्शन किसका? पीडब्ल्यूडी का, जेल में सोमनाथ। चाहे वो यूपी का मसला हो, जहाँ मैं का पहला दिन कभी भूले नहीं होंगे। ना ना ना, आपको अच्छा, मैं वो मेरा क्या ना, आध्यात्मिकता मेरी बहुत स्ट्रांग है। मुझे याद है कि जब हम जेल में गए तो मैं विपश्यना का फॉलोवर हूँ, तो उसमें दृष्टा भाव, तटस्थ भाव, जो भगवान बुद्ध की है, तो भारत का सबसे पुरानी विद्या, भगवान बुद्ध इसको वापस लेके आए 2500 साल पहले। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, विपश्यना का ध्यान, कोई दुनिया में कोई भी तकलीफ आपको विचलित नहीं कर सकती। आप दृष्टा हो गए। तकलीफ किसको हो रहा है? तकलीफ शरीर को हो रहा है, आप देख पा रहे हो। तो आपको इस विद्या के, इस ध्यान के जरिए आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां की दुनियावी तकलीफ़ें या दुनियावी अगर कोई अच्छा भी मिल गया, सुख संपत्ति मिल गई, तो परमात्मा के आशीर्वाद से एक ऐसी चीज़ें परमात्मा ने मुझे दे दी हैं, इस पे गुमान नहीं करना चाहिए। उसका आशीर्वाद है कि ना तो सुख में ना तो दुख में विचलित हो पाता हूँ। किस तरह की शारीरिक तकलीफ़ें जो वहाँ आपने देखी, इनफैक्ट पूरा दिन आपका कैसा रहा उस समय का? मतलब आप अभी तक जनता के लिए काम करते आए और अब आप जेल के अंदर हैं, और वो पहली दिन, वो पहली रात, क्या कुछ? अब ये विभिन्न लोगों की विभिन्न अनुभव हो सकती हैं, लेकिन जब मैं गया तो पत्थर की सिल्ली होती है, वो जो पत्थर का बना होता है, उसमें कोई गद्दा वद्दा नहीं होता आपके सेल में, और सेल के पिछला हिस्से में टॉयलेट वगैरह बना होता है। तो मैं रात को पहुंचा था, चूँकि वो लेट नाइट मिलता है आपको जो पेपर्स बनते हैं कोर्ट से। आप मानेंगे नहीं, वहाँ लोग खाना बना के तैयार थे कि सोमनाथ जी आएंगे तो खाना वाना खाएंगे, और मैं जेल में अपने सेल में गया और पत्थर पे लेट गया, और ऐसी नींद आई जैसी नींद कभी घर में ना आई हो। ऐसी नींद कभी घर में ना आई हो। तो वो परमात्मा दया करता है, वो एक आपको हेल्प करता है, वो आपको आपकी चीज़ों को उस प्रकार से, जब से जैसे छोटा बच्चा अगर पिता को सरेंडर कर दे तो पिता देखभाल करता है। तो अगर आप की कितनी उम्र हो, परमात्मा को सरेंडर कर दो तो वो आपकी देखभाल करता है। आपको हर वक्त वो इंश्योर करता है कि भाई इसको, अच्छा दुख क्या है? जब मन में दुखी हो तब तो दुख है। जब मैं छोटा बच्चा था और मैं क्लास में, आपको पता होगा अब लेट हो जाते हैं क्लास में ना, तो स्कूल आने से लेट हो जाते हैं तो टीचर पनिश करता है आपको कि भैया अब तुम 10 मिनट लेट आए हो। मुझे याद है कि जब मैं लेट हुआ तो कहा कि अब इस फील्ड का चक्कर काटो, क्योंकि गेट से उसको ले जाना स्कूल में, तो टीचर ने कहा फील्ड का चक्कर काटो, तो उसने कहा 3 चक्कर काटो। और मुझे लगता है कि मैं 8वीं में था, मैं चक्कर काटना शुरू किया, 3 काट लिया। तो चौथा काटने लगा मैं, उसको लगा कि भैया ये हो सकता है गिनती में मेरी गिनती गड़बड़ हो गई हो। जब मैं 5वें में आया तो उसको लगा ये क्या कर रहा है, तो वो दौड़ के मेरे पास आए, बोले सोमनाथ मैंने तुमको कहा 3, ये तो 5वां चल रहा है मुझे लग रहा है। मैंने कहा सर आपका 3 पूरा हो गया, अब मुझे मज़ा आ रहा है। तो जिस दिन आप तकलीफ को, दुनिया की दी गई तकलीफ को आप अपने एंजॉयमेंट का सोर्स बना लो, फिर ये आपको तकलीफ नहीं दे सकते। तो मुझे जेल आज तक तकलीफ नहीं दिया। वैसे तो मेरे जो साथी हैं मनीष जी 17 महीने रह के आए हैं, ही कैन पॉसिबली गिव यू बेटर आंसर, बट मेरे लिए ये रहा, जितने दिन मैं रहा हूँ जेल में, मैं कभी दुखी नहीं हुआ।
खाने को लेकर भी नहीं? कुछ नहीं। एक आम इंसान और एक और जब मैं- राजनेता में क्या अंतर होता है जब वो जेल के अंदर जाता है? उसको दूसरे तरीके देखिए, उसको ऐसे देखिए कि एक हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हम कोई हिनियस क्राइम में नहीं गए हैं जेल, हम कोई मर्डर में, कोई चाकूबाजी में, चाहे मेरे साथी हों चाहे मैं हूँ, हम तो ऐसे ही गए ना भैया। तुमने कहा कि एम्स का दीवार तुमने तोड़ा, एम्स का दीवार किसके लिए टूट रहा था? तोड़ा तो पीडब्ल्यूडी ने, लेकिन वो जनता के फायदे के लिए। चाहे बोलो भैया तुमने खिड़की में ही कर दिया, या तुम बोलो वहाँ यूपी में अस्पताल देखने गए थे। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पहली बात। तो हमें गिल्ट फीलिंग तो है नहीं, हमने गलत तो किया नहीं। तो इसलिए अगर कोई हीनियस क्राइम करके जाओगे तब अच्छा, आदमी मरता है अपने कॉन्शियसनेस में, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि आपको पता है कि आपने गलती की है। तो दुनिया तो बाद में कहेगी कि तुम मर्डरर हो, पहले तो तुम ही मर गए कि तुम मर्डरर हो, तुमने मारा किसी को। दुनिया के दिया जजमेंट के द्वारा दिया गया पनिशमेंट से ज़्यादा बड़ा है आपके अंदर का फीलिंग कि आपको पता है कि आपने मारा है। तो अगर मैं कोई मर्डर में गया होता तो अलग बात थी, बट चूंकि मैं पॉलिटिकल प्रिजनर रहा, मैं कभी एम्स के दीवार के चक्कर में, कभी जनता के लिए स्कूल अच्छे मांगने के चक्कर में जेल गया, तो उसमें एक अलग, वहाँ के लोग भी जानते हैं आपको भाई किस प्रकार से आया। नहीं तो जो मर्डर जाता है ना, तो अंदर ही मार खाता है वो। क्योंकि जैसे अगर आपको याद होगा जो निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड के जो कैदी लोग थे उनको जेल में मार पड़ी, क्योंकि एक जो अपराधी भी है ना अंदर बैठा हुआ, सब कोई तो हीनियस क्राइम वाला नहीं है ना, कोई छोटा मोटा चोरी किया, तो जो बिल्कुल हीनियस क्राइम है, जैसे अभी जो कलकत्ता में घटना घटी है, या चाहे मणिपुर में जो घटना घट रही है, इसके जो अपराधी होंगे उनको जेल में लोग बैठे नहीं देंगे ढंग से, वो जेल में मार खाएगा, क्योंकि जेल कहाँ तक कंट्रोल करेगा। इसलिए उनके लिए नरक है। बट हम जैसे लोग जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है, हम तो जाते हैं। अच्छा, जेल में जब गए, अब जेल के कैदियों से बातचीत शुरू हो गई हमारी। अच्छा, उनके दुख सुख को हमने डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया कि तुम बताओ। हमने कई बार आकर के, हाँ, हमारे होम मिनिस्टर थे पहले से जैन साहब, उनसे वो कहा कि भैया इसको मिल जाना चाहिए। हमारे मिलता है ना, हम लोग एक बोर्ड होता है, सेंटेंस रिवीजन बोर्ड होता है सर भी। तो उसमें दे कैन बी ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, ऑन सीइंग गुड बिहेवियर, दे कैन बी रिलीज्ड ऑल्सो। तो हमने ये प्रयत्न किया कि भाई हमारा जब जेल में आना हुआ है तो इस बात के लिए हम इसको यूटिलाइज कर लें। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जुडिशल सिस्टम अभी बहुत अच्छा नहीं है हमारा, बहुत अच्छा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि गलत आदमी फंस जाता है। अब पैसा नहीं, अच्छा वकील नहीं ले पाया तो जेल चला गया। अच्छा वकील हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग भी, निर्दोष लोग भी जेल चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है देश को एक अच्छे सिस्टम की जहाँ की निर्दोष लोग ना पड़े। ये तो आम आदमी पार्टी और उस पर आने वाले कंट्रोवर्सीज को अगर हम गूगल पर सर्च करें तो एक नाम अभी हाल फिलहाल में दिखाई देता है, स्वाति मालीवाल वर्सेस विभव कुमार का। मामला पूरा क्या है? क्योंकि जिस हिसाब से इसके ट्रायल्स होने लगते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो बयानों की बात हो या फिर उनके बारे में लिखा, ये कहूँगा और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जिन आधार पे विभव को इतने महीने जेल में रहना पड़ा, उस आधार पे किसी का अरेस्ट नहीं होता, एफआईआर तक दर्ज नहीं होता। इतना खोखला केस है ये, ठीक है। वो सिर्फ विभव ये इसलिए भुगता कि अरविंद केजरीवाल जी का साथी है, ठीक है। अब लेकिन आरोप भी तो बाहर से नहीं है। अब उसका पार्टी एनालाइज करेगी, लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि स्वाति किसी वक्त हुआ करती थी हमारी स्ट्रांग। अब ये क्या हुआ, क्या घटना घटी, क्यों ऐसा उसने इस प्रकार से किया, चूँकि वो जब अरविंद जी जेल में थे, जब हम सब, बड़ी अच्छी बात है कि देखो पार्टी की इतनी हमारी बॉनहोमी है, इतनी पारिवारिक माहौल है कि हमारी पार्टी टूटी नहीं। अरविंद जी भी जेल में थे, मनीष जी भी जेल में थे, संजय सिंह भी जेल में थे, हम लोग सर्वाइव कर गए। अब तो सारे बाहर आ गए, अब तो अरविंद जी आ जाएंगे कुछ दिन में। तो क्या कारण रहा? उस वक्त स्वाति चली गई अमेरिका, यहाँ थी नहीं, तो किन कारणों से उनको इस प्रकार के करना पड़ा?
पहला मोमेंट मैं जानना चाहूँगा जब आप लोग अपने कामकाज में व्यस्त रहे होंगे और खबर आई होगी। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते होंगे जहाँ से चर्चाएं होती होंगी, तो जो अविश्वसनीय था ये, बिल्कुल अविश्वसनीय। क्या था वो माहौल? ऐसा एलिगेशन लगना अविश्वसनीय है, क्योंकि विभव और स्वाति तो काफ़ी समय से जानते हैं, आज थोड़ी जानते दूसरे को। मतलब ये तो पार्टी के बनने के पहले के लोग हैं ये। अब ये इसने क्यों ऐसा किया, टिकट देने का ऐलान हुआ और उसके बाद ऐसा कुछ मालूम नहीं। थर्ड देखो, पार्टी मैं- एंट्री लगती है? मुझे लगता है कि शायद वो जो एक रिक्रूटमेंट का इन पे लगा था कि भैया आपने इतना रिक्रूटमेंट कर लिया बगैर फॉलोइंग रूल, तो उसका कुछ ईडी बीडी का कुछ केस चलने वाला था, ये चल रहा होगा, ऐसे दबाव में कुछ इन्होंने काम किया है, ऐसा लगता है मुझे। बात नहीं हो पाई कभी? नहीं, मेरी इनसे बात नहीं हो पाई। खासकर हम अगर सहकर्मियों हमारे बीच कभी कुछ हो तो हम भाई क्या हो गया या क्या मामला है इस बारे मैंने में बात नहीं कभी मेरी हो पाई, चूँकि उनका खास करके मेरे प्रति थोड़ा ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज करते रही हैं पास्ट में। अगर आपको याद होगा, कई बार उन्होंने मेरे खिलाफ लिखा है ट्विटर पे, बॉस ने एक बार बोला भी था उनको बुला के कि बेटा, तो ये बट ये बड़ा उससे नुकसान भी मुझे लगता है दिल्ली में हमें हुआ, क्योंकि अब क्यों ऐसा किया, मतलब कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का एक चेहरा मानी जाती थी स्वाति मालीवाल, महिलाओं की। मैं बता दूं आपको, जो हमारी पार्टी के साथ गद्दारी किया आज कहीं नहीं है। बता दूं, कुछ के नाम अगर पता? वो नाम ना बताऊं अच्छा है, लेकिन वो नुकसान ही पहुंचा उन सबको नुकसान पहुंचा। मतलब देखो, आप कितने बड़े तुरम खां हो, लेकिन पार्टी आपको देती है प्लेटफॉर्म, और इतने सारे कार्यकर्ता, इतनी सारी आइडियोलॉजी हमारे, आप इकट्ठे हैं तो कुछ हैं, अलग हुए तो खत्म हो जाएंगे आप, चाहे कितने तुरम खाओ आप, कुछ नहीं होता। अरे राज्यसभा सीट मिल जाएगा, क्या कर लोगे तुम उसे? आप पार्टी में रहो तो आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना भला कर सकते हो, इतना जगह जा सकते हो, इतने राज्यों में जा सकते हो, इतने लोगों के जीवन छू सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। और पार्टियों में ये फ्रीडम नहीं जो मेरी पार्टी में है। और अरविंद केजरीवाल जी, इन माई व्यू, ऑफ कोर्स ही इज रिजिड, ही इज वेरी रिजिड पर्सन, बट ही इज वेरी डेमोक्रेटिक ऑल्सो। आई मीन, छोटे से छोटा कार्यकर्ता को मौका देते हैं कि बोलो। अगर मतलब हो सकता है कि मेरी बात को सर नकार दें और छोटे कार्यकर्ता की बात को ले लें, उनको वो लॉजिकल ज़्यादा लगता है, बट वो आपको समझाने के, आपसे पूछेंगे, समझाएंगे। परिवार में देखो मुखिया हैं तो मुखिया का तो प्रोसेस चलना चाहिए ना जी, नहीं तो कैसे चलेगा, घर नहीं चल पाएगा आपका। बात आपने की इकट्ठा होने की, एक साथ होने की। चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में विधानसभा के भी और हरियाणा के भी चुनाव चल रहे हैं। अभी चर्चाएं चल रही हैं गठबंधन को भी लेकर के। अभी हमने देखा लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो जिस तरह से गठबंधन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सारे पार्टीज़ रहीं। गठबंधन लोकसभा के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में कितना मायने रखता है? दोनों चुनाव में ये मायने बदलते हैं इसके? इसका कभी भी मुझे लगता है कि देखो, हम क्यों गठबंधन में हैं। भाजपा हमें राजनीतिक तरीके से नहीं हैंडल करना चाहती। भाजपा हमें कानून के दुरुपयोग से, एजेंसियों के दुरुपयोग से हैंडल करना चाहती है। दिल्ली की डेमोक्रेसी खत्म कर देना चाहती है, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी खत्म कर देना चाहती है, इसलिए हम गठबंधन में हैं। आज पूरे देश में विभिन्न विचारधाराओं के पार्टियां अगर गठबंधन में है, एक ही कारण है कि भाजपा जैसी पार्टी इस देश में पहले नहीं आई, जो मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर को डैमेज कर दे। तो क्या करोगे इलेक्शन? अब सोचिए, आज के तारीख में भी क्या इलेक्शन है। अगर इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट करने वाली पार्टी की बॉडी में 3 मेंबर हैं, पहले उसमें हुआ करते थे प्रधानमंत्री जी, CGI साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, LOP, 3 लोग थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के जरिए CGI को हटा करके कर दिया नॉमिनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अगर 3 में 2 आप ही रहेंगे तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस होगा? मतलब मैं तो अभी खुल्लम खुल्ला देखा हूं अपने चुनाव में कि कैसी बायस थी इलेक्शन कमीशन। पूरे प्रोसेस में मेरी गाड़ी 13 बार सर्च की गई, 13 टाइम्स। काहे को सर्च कर रहे हो? क्या मिल गया तुम्हारे पहली बार गाड़ी में? क्या मिल गया?
मैंने कहा भैया पैसा मेरे पास नहीं, भाजपा के पास है, वहाँ जाओ, वहाँ ढूंढ ले, मिल जाएगा तुमको। और ढूंढी नहीं, एक बार सर्च नहीं कर रहे हो, क्यों? प्रोटेक्शन प्राप्त है भाई। लेट सी, सोमनाथ आएगा जाएगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए भाई, डेमोक्रेसी रहना चाहिए। इस देश को बड़े मुश्किल से लाया है। भगत सिंह से फांसी पे चढ़े, डॉक्टर अम्बेडकर हों, अशफाकुल्ला खां हों, लाला लाजपत राय हों, इतने लोगों ने, इतने लोगों ने कुर्बानियां देश के लिए दी हैं भैया। हम क्या चीज़ हैं? हमारा मरना स्वीकार होना चाहिए, देश की डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। डर लगता है? एक तरफ आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा आरोप लगाते आ रहे हैं आप लोग कि ये बॉडीज़ को अपने कंट्रोल में लेकर के एक्शन लेती हैं। आप एक तरफ बता भी रहे हैं कि वो कितनी खौफनाक चीज़ें कर सकती है, दूसरी तरफ आप खुल के बोल भी रहे हैं। डर नहीं लगता? मैंने कहा ना कि मैंने अपनी माँ को बोला हुआ है, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, 16 में एक्सपायर्ड, ही वाज अ स्पिरिचुअल वॉन्डरर। तो माँ को बोला चिंता मत करो, वो चीज़ जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, माई मेडिटेशन and through serving humanity, I'm basically doing spiritual exercises. My spirituality is serving the humanity through politics. वो तो जेल में भी कर सकता हूँ, ध्यान तो जेल में कर सकता हूँ ना, अच्छा ध्यान होता है जेल में, कोई वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है। तो आप किसको डराना चाहते हो? जो डरेगा। डरे हमारे सिसोदिया साहब, डरे, तन के आए। संजय सिंह डरे, तन के आए। केजरीवाल जी डरे, तन के आएंगे। तो किसको डराना चाहते हो? हम वो मिट्टी के नहीं बने हैं जो तुम्हारे इसको इधर भमकियों से डर जाएं। हमें मौत मंजूर है, लेकिन तुम्हारे डराए हम डरेंगे नहीं। और हम पैदा किए गए भगवान राम के द्वारा, परमात्मा के, जिस भी नाम से पुकारो उसको। आपके गिदड़ भमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों का भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, वैसे तो भविष्य जनता तय करती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमारी पार्टियां, मेरी पार्टी भाजपा बच जाती है भाजपा के चंगुल में आने से, ये जो सपने देखते पूरा नहीं होता। इनको लगता है भाई लोकसभा 19 में हम 0 पे आ गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये पार्टी खत्म नहीं होती, जनता दे देती है 62 सीट 70 में से। इनको लगता है कि भैया मतलब इनको ऑफिस नहीं देंगे तो इनके पास पैसे हैं नहीं, क्या करेंगे ये? जनता बना देती है नेशनल पार्टी, इनको ऑफिस देना पड़ता है। ये इनके प्रयत्न औंधे मुंह गिर रहे हैं ये बार बार। तो डिवाइन इंटरवेंशन है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की लाइफ में। इसलिए आम आदमी पार्टी कभी भी इनके खत्म किए खत्म नहीं हो सकती। जब प्रभु चाहेगा तभी हो सकती है, लेकिन प्रभु ये चाहता है अभी कि आम आदमी पार्टी के जरिए देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आम मुसीबतों का समाधान हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसी परमात्मा चाहता है। नहीं तो देखिए ना, दिल्ली में 2 बार 3 बार, पंजाब में 20 सीट, फिर 92 सीट, छप्पर फाड़ के देता है वो। फिर देखो वहाँ गोवा में 2 सीट, गुजरात में 5 सीट, 10 साल में नेशनल पार्टी। और पैसा टंडन गोपाल को पैसा नहीं हमारे पास, चुनाव लड़ने पैसे नहीं होते। अभी मेरी इलेक्शन पिटीशन में कहा कि पता नहीं पूछना चाहते कि नहीं पूछना चाहते, पर बता दूँ, हमने चैलेंज कर दिया इलेक्शन। तो हमने कहा कि भैया ये जो ईवीएम्स रिलीज करने आए वो लोग, कि भाई ईवीएम रिलीज कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने चाहा कि भाई ईवीएम रिलीज कर दें, हमको और चुनाव यूज करना है। वैसे तो मैंने कहा कि भैया तुम्हारे पास ईवीएम इतने सारे हैं भाई, अंटिल नेक्स्ट जनरल इलेक्शन आपको यू हैव एनफ ईवीएम्स अक्रॉस द कंट्री, बट स्टिल मैंने कहा मतलब ये जो ईवीएम का डेटा है अगर उसको आप डंप करवा दीजिए हार्ड डिस्क पर, ईवीएम दे दीजिए उनको, डजंट मैटर, so that we can access it later as and when required during the pendency of the petition. तो मुझे कहा गया कि सोमनाथ जी आपको ना 40,000 रुपया गुने 1500 ईवीएम, मतलब 6 करोड़ देना पड़ेगा। तो मेरे मन में आया कि भैया अगर इसमें से थोड़ा पैसा भी हमारे पास होता तो चुनाव शायद हम और अच्छा कर पाते और हो सकता है निकाल भी लेते, क्योंकि 40,000 वोट से क्या है। तो मैं ही देख पाता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ी कमजोरी कह दें, स्ट्रेंथ कह दें, हमारे पास पैसा ना होना है। ना होना भी स्ट्रेंथ ही है एक तरह से, क्योंकि हम लड़ पाते हैं। अब 3 चुनाव जनता ने जीता है मेरे क्षेत्र में। अगली चुनाव के लिए क्या तैयारी है फिर? जैसे गांधी जी ने कहा था ना
कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा था उनसे कि आपके मैसेज क्या है, तो कहा मेरा जीवन ही मेरा मैसेज है, मेरा काम ही मेरा राजनीति है, तैयारी है, कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं है। रोज़ सवेरे 5 बजे उठता हूँ, रात के 2 बजे तक काम करता हूँ, सिर्फ 3 घंटा सोता हूँ और सवेरे से लेकर रात तक लगा रहता हूँ। और पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मेरा चूँकि सबसे मुश्किल चीज़ क्या होता है जनता के लिए, कैसे पहुँचूँ। नेताजी जीत गए, जितने बड़े तो पर छू रहे थे, लेकिन जीतने के बाद कैसे पहुँचूँ। हमने क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हर घर से एक एक व्यक्ति को लेके हमने बना दिया मोहल्ला सभा। और मोहल्ला सभा में इस वक्त उसको आगे बताता हूँ क्या किया हमने। हर घर को 24/7 सर्विस देने के लिए हमने बनाया मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप यहाँ स्टूडियो में हैं, वक्त कहाँ है आपको जाने का, जाओगे तो नहीं तो पता नहीं मिले ना मिले। यहीं बैठे बैठे अपना नाम लिखा, एड्रेस नंबर लिखा और लिख दे समस्या कि अम्मा ने फ़ोन किया था आपको कि बेटा बाहर गड्ढा है, उसे ठीक करा, आप कहाँ मिलोगे, लिख दिया, बाकी हमारा काम। 24 घंटे में समाधान दे रहा हूँ मैं आपको घर बैठे। सो आई बिकेम अवेलेबल टू एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल, राइट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आप ऑफिस में बैठे हो, घर बैठे हो, हम लंदन में हो, अमेरिका में हो, व्हाट्सएप सबके पास है आज, अमीर का गरीब का। व्हाट्सएप इज ग्रेट इक्वलाइजर, आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी हैज गॉट एक्सेस। तो इंदिरा कैंप के झुग्गियों में भी, वाल्मीकि कैंप के झुग्गियों में भी बैठे लोग, हर झुग्गी का एक नंबर हमारे से जुड़ा हुआ है। और जो नीति बाग में है, जो सदर एन्क्लेव में है, जो ग्रीन पार्क में, उनका भी नंबर जुड़ा हुआ है। तो ये सुविधा जो मैंने शुरू की, इसको मैंने कहा होम डिलीवरी ऑफ MLA/काउंसलर सर्विसेज। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं मिलता हूँ, खूब मिलता हूँ, ऑफिस में बैठता भी हूँ, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से आप मुझे आदेश दे दीजिए, यही मेरी तैयारी है। आम आदमी पार्टी गठबंधन में कॉम्प्रोमाइज भी बहुत करती है। क्या है ना बाबू कि वो अभी ऑब्जेक्टिव कुछ और है। ऑब्जेक्टिव है कि जो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बीजेपी काम, अच्छा बीजेपी एज ए पार्टी ऐसी कभी नहीं रही। ये तो मोदी जी और अमित शाह साहब ने गड़बड़ किया सारा आखिर के। उनके पार्टी में बड़ा आज मारामारी है, उनके पार्टी में किसी की आवाज़ नहीं होती। तो ये जो किया इन लोगों ने कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक तरीके से भारत को रन करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, उसके कारण गठबंधन में हम हैं। ठीक है, उनके साथ भी हैं जिनके विरोध में हम लड़ते हैं जगह जगह। तो जो पॉलिटिक्स में क्या है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी। भाई वी हैव अ ऑब्जेक्टिव। अरे भाई जब रहोगे तभी तो आगे सेवा करोगे, पहले बच तो लो। ऑलराइट, इसीलिए अब बस जनता ने दे दिया मैंडेट ना उनको, 303 जला दे 240 पे। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से ऐसी हुई। तो ये तमाम सवाल भी लगातार उठते हैं कि अभी इस बार भी उठा था रिटायरमेंट को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही थी। ये कहा गया कि शायद इसके बाद अगला चुनाव वो बतौर प्रधानमंत्री नहीं उतरेंगे या नहीं रहेंगे। तो आपने चूँकि जब से प्रत्यक्ष आम आदमी पार्टी के साथ आपने राजनीति शुरू की, लगभग कुछ दिन बाद 14 से ही बीजेपी का भी एक नया रूप आया सामने। आपने अपने राजनीतिक पूरे प्रैक्टिस के साथ, पॉलिटिकल प्रैक्टिस के साथ आपने वो भी देखा, और क्योंकि आप एक वकील भी हैं और आपने चीज़ों को समझा भी है, लोगों को भी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो बीते 10 सालों में हमने देखी, आप उससे क्या समझ रखते हैं? मुझे लगता है कि यूजुअली ये बड़े इनसिक्योर लोग हैं। इनको लगता है एन के इन प्राकृतिक सत्ता में रहो, छोड़ो मत। क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे गलतियां की हैं सत्ता में रहने के दौरान कि जब ये हटेंगे तो लोग उनके पीछे पड़ेंगे। वो सब ताक लगाए बैठे हैं। और ऑन द अदर हैंड अरविंद केजरीवाल साहब को जब सत्ता मिली, वो स्कूल बनाने लग गए, अस्पताल बनाने लग गए, वो बिजली पे माफ़ी कर दी, पानी में माफ़ी कर दी, वुमेन सिक्योरिटी के लिए बसेस फ्री कर दी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बसेस फ्री कर दें। तो
इनसिक्योर लोगों से भला नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बात कही थी। जो व्यक्ति अंदर से सिक्योर है, जो व्यक्ति ध्यान का साधन अपनाता है, गुफा में बैठ करके ड्रामा करना अलग बात है, और रोज जिंदगी में ध्यान रेगुलर फीचर रखना एक अलग बात है, जनता के प्रति समर्पित रहना एक अलग बात है। ठीक है, मेरे पास वो करोड़ों रुपए वाला विज्ञापन वाला आदमी नहीं है हमारे पास। मैंने कोई वीडियो बनाने वाला आदमी नहीं होता मेरे पास। नहीं तो इतनी ऐसी चीज़ें करते हैं हम लोग कि अगर जनता के सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। मतलब जनता के लिए क्या क्या नहीं कर लेते हैं। मतलब आप समझें कि मेरा एक हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक समस्या लेके आ जाए तो एन केन प्राकरेन जो करना पड़े मैं करूँगा। रात को 12 बजे एक बिहार से कोई व्यक्ति आ गया रात को 12 बजे कि जी सोमनाथ जी मेरी माता का देहांत हो गया और 12 लाख अस्पताल मांग रहा है। तो आपके जरिए बता दो जनता को कि कोई भी हॉस्पिटल किसी की भी डेड बॉडी को रख नहीं सकता फॉर लिeu ऑफ मनी, फॉर मनी, फॉर पेंडेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज, राइट। देयर इज नो लियन टू द डेड बॉडी। तो मैं खुद गया अस्पताल में, नाम नहीं लूंगा, और जा करके उनकी बॉडी को निकाल के कंधे पे लेगा, बोला चल घर चलते, करके देखो 12 लाख रुपए बच गया उसका। आप रिकवर करते रहिए, सिविल सूट डालिए। वो व्यक्ति मतलब बिहार में पता नहीं कहाँ कहाँ बोल दिया, कहाँ कहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि उसका आपने घर बचा लिया, उसकी बहन की शादी होने वाली थी, वो शादी टूट जाती है अगर पैसा सब खत्म हो जाता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अंदर से एक आध्यात्मिक ऊर्जा कारण होता है। ये बहुत कमी है बीजेपी में, बहुत कमी है। बीजेपी में या बीजेपी के टॉप लीडरशिप में? मैं कह सकता हूँ कि अब टॉप लीडरशिप में बहुत कमी है, बहुत कमी है। अच्छा, मैं आपके जरिए प्रार्थना भी करना चाहता हूँ मोदी जी को। आप प्रधानमंत्री हैं अभी, आप क्यों नहीं इस चेयर को ऐसा इस्तेमाल करिए, लोगों के दुखों को हरने के लिए इस्तेमाल करिए कि लोग मतलब अच्छे स्कूल बना दीजिए, अच्छे हॉस्पिटल बना दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, हर घर में खुशी आ जाए। क्यों नहीं करते हैं आप ऐसा? ऐसा करना चाहिए आपको जिस पे बैठे। तो हो सकता है मेरे सुन लें, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप कर दीजिए तो अच्छा रहे। मतलब आपको परमात्मा ने मौका दिया कि 2 बार ऐसा मैंडेट किसको दिया ना भारत ने, बॉस में बात दिया मैंडेट ऐसा। नहीं तो वो कोलिशन सरकार बन रही थी, देवेगौड़ा जी से लेकर आगे गुजराल साहब से लेकर के यही बन रही थी। आपको मौका मिला, आप तो पता नहीं 7वें आसमान पर होते, अच्छे कामों के लिए, खराब कामों के लिए नहीं। अरे केजरीवाल को कन्विक्ट कर देते तब जेल में डालते। बगैर कन्विक्शन के वो आदमी कहाँ जा रहा है भाई? सुधीर साहब कहाँ चले जाएंगे? आपने दिल्ली की शिक्षा को रोकने का प्रयत्न किया 17 महीने तक। जिन घरों के बच्चे IIT में गए, मेडिकल में गए, जिन बच्चों को फ्री कोचिंग मिला, जिनकी जिंदगियां बनी, आपने रोकने का काम किया। उनकी आह लगेगी आपको। जिनके इलाज हुए, फरिश्ते स्कीम चल रहा था हमारे, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, इसमें कि NCR रीजन में कोई व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट हो जाए, पूरा खर्चा प्राइवेट का, जहां पहले एडमिट कराओगे पूरा खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट उठाती है। उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं आप। अगर निर्भया के वक्त ऐसा स्कीम होता जो कांग्रेस सरकार में दिल्ली में थी कि भाई आप उठा के एडमिट करा दो कहीं भी, हम खर्चा उठाएंगे, दिल्ली सरकार खर्चा उठाएगी, बच जाती। आज निर्भया ही होती। ऐसे स्कीमों को रोक करके किस की आह नहीं लगेगी आपको, और आह में बहुत ताकत होती है। अरे आप दुआएं कमाएं, बद्दुआएं ना कमाएं। तो लग रहा है बद्दुआएं कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं, और इतने बड़े पद पे बैठे हैं, और मेरे से उम्र में बड़े हैं। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि आत्माओं का उम्र नहीं होता। जो आत्मा आप में, वो आत्मा मेरे में है। जो भगवान ने आपको बनाया, वो भगवान हमको बनाया। तो करीब हम लोग सब, हमारे एंटिटी डिवाइन है, हम तो शरीर में आए हैं। तो काहे को इस प्रकार से हरकत करें जिससे कि हम लोगों को बद्दुआएं कमाएं। पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में आपको मैं अगर कहूँ कुछ खास अंतर? अरे बाबा, अटल जी का बीजेपी ऐसा बीजेपी कि कांग्रेस ने अटल जी को UN भेजा। उनके अपने पार्टी में वो लोग होंगे। अटल जी वॉज लाइक्ड बाय, उनके अपने भी मुसीबतें थी, अलग बात है, लेकिन अटल जी वॉज लाइक्ड बाय एवरी पार्टी।
सुषमा स्वराज जी, हमारे हमारे कॉम्पिटिटर की माँ, इतनी अच्छी थी पॉलिटिकली लोगों के लिए। तो ऐसे शख्स अब नहीं है बीजेपी में, अगर हैं तो दबे हुए बेचारे क्या करें। नितिन जी बड़े अच्छे हैं, गडकरी साहब बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी है, अगर ये अच्छा चॉइस बीजेपी में होता, लेकिन उनकी अपनी अंदरूनी मामला भी, वो फैसला करेंगे। लेकिन नितिन गडकरी को लोग बहुत पसंद करते हैं, मतलब ही हैज़ अर्नड दिस। नितिन गडकरी साहब ने अर्न किया है ये स्टेचर कि, और हर पार्टी के लोग पसंद करें उनको। योगी आदित्यनाथ वो नहीं अर्न कर पाए, अर्न नहीं कर पाया, मतलब हर पार्टी का उनके कुछ अच्छाइयाँ हैं, इनसे बेटर हैं, लेकिन वो अर्न नहीं कर पाए इस प्रकार की कि भाई हर कोई उनको पसंद करे, क्योंकि वो मतलब उनके अपने कानून ने बुलडोजर कानून बना दिया। अरे भैया देश चलेगा संविधान से, सीआरपीसी से, आईपीसी से, क्योंकि इन चीज़ों में सी कैन नॉट गिव सो मच पावर इन अ पर्सन, बिकॉज पर्सन इज वो अस्खलनशील है। एक आदमी, अगर आदमी में इतना पावर देंगे, तुम फैसला करो, तुम ही कोर्ट, तुम ही जज, तुम ही वकील, कोई ट्रायल नहीं होगा, बस तुम ही फैसला कर लो भाई आज इसका मकान गिरा दो, ऐसे थोड़ी चलेगा। इस देश ने, आई वॉज टोल्ड कि मोर देन 3 करोड़ बी स्पेंट, इंडिया स्पेंट ऑन ट्रायल ऑफ अजमल कसाब, जो कि सबने खुले देखा टीवी पे। दैट वॉज द फिटेस्ट केस, अगर हम सोचें इस प्रकार से, फिटेस्ट केस टू बी ट्राइड नॉट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ही शुड हैव बीन हैंग्ड राइट एट द चौक। हम सबने देखा तो बंदूक चलाते हैं, क्या रह गया था उसमें, बट इवन देन चूंकि इंडिया कानून से चलने वाला देश है, इसलिए उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ट्राई किया गया, और पूरे प्रोसेस में उसको वकील मिला जिसने डिफेंड करने का प्रयत्न किया उसको। कोर्ट ऑफ लॉ से चलने वाला देश है इंडिया। अजमल कसाब वाज द फिटेस्ट केस टू बी ट्राइड नॉट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इन द पब्लिक। हैंग करो उसको, सबने देखा उसने गोलियां चलाई फिर। लेकिन योगी साहब को समझना चाहिए कि आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री है। भारत डेमोक्रेटिक देश है, ये चलता है कानून से, संविधान से। उस संविधान में कोई प्रोविजन थोड़ी है कि ये बुलडोजर चलाओगे, या तो लिखवा दीजिए। अभी आप सीआरपीसी बनवाया, माननीय मोदी जी ने बनाया, आईपीसी बनाया, तो उसमें लिखवा देते कि एक पनिशमेंट ये भी होगा कि भाई पहले आदमी को बंद करो, साथ में बुलडोजर चला दो। 2029 के लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, 24 की भी कर लेता हूं। 24 पे जिस तरह से पूरी ये गठबंधन की सरकार बनी, एक शॉर्ट कमेंट इस पे भी लेंगे और इस पे भी लेंगे कि 2029 में आप क्या देखते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को देखते हों। पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। क्यों? ये इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। एक फैंटेसी बिल्ड किया था मोदी जी ने, बट वो सब खत्म हो गया। सैनिक का एक लिमिट होता है। अब जो आदमी इनका वोटर था, घर में नौजवान बेटा बगैर नौकरी का बैठा है, एमए है, एमटेक है, बीटेक है, नौकरी नहीं है, घर में झगड़े हो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, महंगाई बढ़ती जा रही, तो उसको कैसे तुम नकार दोगे? तो इसलिए ये जो फैंटेसी एक इनकी आई थी कि भाई हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे और भारत को सबसे अव्वल नंबर पहुंचा देंगे और वुमेन सिक्योरिटी टफ हो जाएगा, मतलब मणिपुर जैसा कांड हम सबको शर्मसार कर गया। मुझे रोना आया, मैं रोया। क्यों नहीं रोए वो? क्यों मोदी जी नहीं गए मणिपुर? अभी तक जल रहा है मणिपुर, क्यों नहीं रोके? भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आपका सब कुछ है, एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, नेवी भी है, मणिपुर की पुलिस भी है, असम पुलिस भी है, सब कुछ है आपके पास। अब जाते वहाँ बैठ जाते, बोले मुझे मारो, बनते गांधी ना, गांधी बन जाते। गांधी गए थे वहाँ, गए थे ना नौकरी, कहते मुझे मारो। अगर आप में इतनी चूँकि आप कहते हैं कि आप बायोलॉजिकल नहीं है, तो आप चले जाते वहाँ, जाके बैठ जाते बीच में, बोले मारो मुझे, मेरे इलाज पे चलोगे तब बनेगा। अरे कुछ ऐसा करके दिखाए ना मोदी जी। आप दुनिया सोच रही थी कि भैया कुछ ऐसा काम करेंगे, आप कह तो दिया आप बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर नहीं पा रहे हैं। तो 2 चुनाव आपके सामने हैं, सबसे पहले हरियाणा और फिर दिल्ली का खुद का विधानसभा चुनाव। आप कह रहे हैं कि कोई खास तैयारी नहीं है, पार्टी की कुछ तो तैयारी होगी। पार्टी देखो, हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए,
एक तैयारी बीजेपी करती है, उसी तैयारी क्या है, काम नहीं करना, बाकी सब कुछ करना। समस्या का समाधान नहीं करना, बाकी सब कुछ करना। मतलब वोटर लिस्ट में लोगों के नाम कटवा दो, जानबूझ के पता करो भाई कौन सा ये लोग किसको वोट करते हैं। ऐसे बहुत 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 मिल जाएंगे इंस्टांसेस, अभी मेरे चुनाव में मिल गए। आप इलेक्शन कमीशन के जरिए कुछ और करो, मतलब हर कुछ करेंगे चुनाव जीतने के लिए, काम नहीं करेंगे। और हमारा क्या है, हम काम करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारा काम करेंगे और काम को घर घर पहुंचा देंगे, हमारी ही तैयारी, और कुछ नहीं तैयारी। मैं दोनों चुनाव में आपकी तरफ से कुछ एक मैं आप कह लो कि भविष्यवाणी कह लो, आप अपने एक्सपीरियंस के दम पे हरियाणा और दिल्ली दोनों विधानसभा चुनाव पे आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं, चाहे वो सीट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 सीटों का चुनाव रहेगा, हम क्लोज रहेंगे 70 के 70। इस बार ऐसा दिल्ली माहौल है। हरियाणा में क्या आंकड़े बैठेंगे? हरियाणा में विल बी इन ए गुड पोजीशन, इन ए गुड पोजीशन। जनता बहुत पसंद कर रही है हमें। वो तो इसलिए केजरीवाल जी को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल हरियाणा का लाल है। जब जाएंगे तो हाँ बिल्कुल, जब बोलेंगे तो हाँ जनता खड़ी है केजरीवाल को स्वीकार करने के लिए। हमारा क्या है ना कि वी हैव कॉट दैट इमेजिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड हरियाणा, दिल्ली, जिसमें कि आम आदमी के जीवन को हमने टच किया है। उसका बच्चा मदर इंटरनेशनल में पढ़ने गया है EWS में, उसका बच्चा बसंत वैली में पढ़ने गया है EWS में। मतलब आज ड्राइवर का और मालिक का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है। एक केजरीवाल के कारण पढ़ रहा है, एक ड्राइवर जो मालिक हैं वो तो अपने धन के बदौलत पहुँचे वहाँ। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना बड़ा इक्वलाइजर अरविंद जी ने कर दिया एजुकेशन को दिल्ली में, कि आज उसको छूना असंभव सा है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी अरविंद केजरीवाल का, जिसने आज तक एक ही चीज़ सोचा कि हमारी जनता मजबूत कैसे बने। मैं ये देख नहीं पाता हूँ कि और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार सोचती है कि जनता पढ़ लिख जाए, जनता स्वस्थ हो जाए, जनता एम्पावर्ड हो जाए, जनता के जवान में के मुंह में जवान आ जाए, सवाल करे। हम चाहते हैं सवाल करे जनता, हमसे पूछे सवाल। नहीं तो फिर हमारे IIT का होने का, सुप्रीम कोर्ट के वकील होने क्या फ़ायदा है भाई? कोई चैलेंज ही नहीं है तो क्या फ़ायदा? अगर हमको लड़ा बड़ा करके चुनाव जीतना हो तो क्या फ़ायदा है? इसलिए ये जो चीज़ आम आदमी पार्टी को काउंटर करने के लिए ही काम करना पड़े किसी को भी। आप हमसे बेहतर काम करके दिखाओ। हम बोले सोमनाथ भारती 20 घंटे काम करता है, आप 22 घंटे करो। आप सोचो कि बगैर काम किए हम मेरे पैर काटोगे, मेरे हाथ काटोगे, तो जनता देख रही है। तो सर अब फटाफट से एक काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, अब एक रैपिड फायर राउंड फटाफट से करते हैं। इसके 2 कंडीशंस है। पहला तो एक इसका रूल ही है। रूल ये है कि हम आपको कुछ लोगों के नाम बताएंगे। इन लोगों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आती हो, पहली चीज़ जो भी इनके लिए। कुमार विश्वास टैलेंटेड आदमी है, साहित्य में बहुत होल्ड है, लेकिन धैर्य नहीं है। राहुल गांधी बहुत सिंपल आदमी है, बट बहुत ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि इनको काम नहीं करने दे रहे। सोनिया गांधी अच्छी माँ है। राघव चड्ढा ही इज ट्राइंग टू बी, आई मीन फॉर अस ही इज एन एसेट। आतिशी शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड वेरी गुड एजुकेशनिस्ट एंड वेरी गुड फ्रेंड। स्वाति मालीवाल she has that fire within, and she can do good if she gets a good company. कंपनी भी आपकी ही थी सर। अच्छा किया जब तक हमारे साथ थी। नरेंद्र मोदी He was gifted by the God. Two occasions where he could have been miraculously loved by everybody, but he missed the chance. अमित शाह He's a good strategist for BJP. योगी आदित्यनाथ He can be better. ममता बनर्जी Fighter. नीतीश कुमार He earned name, and he at one point of time he was seen as a solution of problems in Bihar, but he lost the chance.
ये तो हो गई सर इन लोगों की बात। अपने बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि परमात्मा ने मुझे एक मौका दिया है, चूँकि हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है और मैं जितनी भी इनकी सेवा कर पाऊँ मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानूंगा। और आईआईटी का प्रोडक्ट हूँ, जनता के पैसे से पढ़ाऊँ, जनता के पैसे चलती है आईआईटी। इतनी कॉस्टली एजुकेशन, बहुत कम पैसे में शिक्षा मिल जाती है आईआईटी की। वकील हूँ, तो अपने सारे हुनर को और जीवन के एक एक क्षण को हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मान के सेवा करने में लगाता हूँ। और संभावना है कि परमात्मा जरूर और कोई अच्छा मौका देगा जिससे कि हम और बड़े स्तर पे जनता की सेवा बड़े फास्ट कर सकें। तो अभी आप इस पूरी बातचीत को सुने हैं। बातचीत में आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली विधानसभा के सदस्य और एक प्रखर वक्ता, कई सारे मुद्दों पर बात हुई, कई चीज़ों पर बात हुई। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिन्हें आप पहली बार यहाँ सुन रहे हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिन्हें आप सुनकर खुश भी हुए होंगे और सवाल भी आए होंगे। खुश हुए तो उनकी तारीफ़, और अगर मन में सवाल आए तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। बाकी वीडियो कैसी लगी आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।